हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 द राइज ऑफ एम्पायर्स। तो एम्पायर्स किस तरह से बने, किस तरह से अलग अलग एम्पायर आए, राइज उनका कैसे हो, वो हम पढ़ने वाले हैं। कौटिल्य हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, तो उन्होंने बोला यहाँ पर देयर कैन नॉट बी अ कंट्री विदाउट पीपल, लोगों के बिना कोई कंट्री नहीं है। एंड देयर इज़ नो किंगडम विदाउट अ कंट्री, और कंट्री नहीं है तो कोई किंगडम भी नहीं होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे रॉक कट केव इन बाराबर हिल्स जो कि बिहार में है। तो हिल से ही क्या है, पूरा का पूरा उन रॉक को कट करके वो केव यहाँ पर बनाई गई है। अब कुछ कुछ इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे एम्पायर क्या होता है, हाउ डिड एम्पायर राइज और शेप इनटू इंडियन सिविलाइजेशन, कैसे वो बने, किस तरह से शेप लिया, कौन से फैक्टर्स हैं जो है किंगडम्स को एम्पायर में ट्रांजिट करते हैं, ट्रांजेक्शन होता है। एंड व्हाट वाज लाइफ लाइक बिफोर फ्रॉम द 6 to 2nd सेंचुरी BCE, तो किस तरह से लाइफ चल रही थी वहाँ पर, या किस तरह की लाइफ थी। अब देखो 6 से वापस जा रहा है, तो BCE बिफोर क्रिश्चियन इरा जिसे हम बोलते हैं, उसमें जैसे अभी हम क्या करते हैं 2025, तो नेक्स्ट क्या होगा 2026, ठीक है। लेकिन जो BCE का टाइम था उसमें इसका अपोजिट चलता था, उल्टा। अभी 25 है तो नेक्स्ट 24 होगा, 23, 22 इस तरह से चलते रहते थे। बिग क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर से बन रहा है, व्हाट इज़ एन एम्पायर। तो एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एम्पायर है क्या। एन एम्पायर इज ए लार्ज पॉलिटिकल टेरिटरी मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर किंगडम्स और रीजन्स रूल्ड बाय द पावरफुल एम्परर। तो एक बड़ी टेरिटरी होती है, बहुत सारे किंगडम उसके अंदर आते हैं, बहुत सारी जगह उसके अंदर आती हैं, जो एक पावरफुल एम्परर जो है उसको होल्ड करता है, रूल करता है। द एम्परर हैज़ सेंट्रल अथॉरिटी, उसी के पास सेंट्रल अथॉरिटी होती है सारी एरियाज में। ऑल दो लोकल रन्स रूलर्स में कंटिन्यू टू गवर्न अंडर देयर कंट्रोल, जो लोकल रूलर्स है वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन मेन पावर एम्परर के पास होगी। द वर्ड एम्पायर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एम्पीरियम मीनिंग सुप्रीम पावर। इन संस्कृत टर्म लाइक साम्राज्य, लॉर्ड ऑफ ऑल, अधिराज, ओवरलॉर्ड एंड राजाधिराज, किंग्स ऑफ किंग वर यूज्ड। एंड एम्पायर इज़ यूजली फाउंड बाय कंक्यूरिंग नेबरिंग किंगडम्स। एम्पायर कैसे बनता है, आसपास की जो किंगडम्स हैं उनको एम्पायर कंक्यूर करके, उनको जीत कर, एंड कलेक्टिंग ट्रिब्यूट्स, जैसे कि गिफ्ट्स लेना उनसे, गोल्ड, ग्रेन और एनिमल फ्रॉम देम, विच इज़ साइन ऑफ देयर लॉयल्टी, जो उनकी लॉयल्टी का साइन होता है। हाउ डिड एम्पायर राइज एंड शेप इन इंडियन सिविलाइजेशन, कैसे ये बढ़ते हैं और शेप लेते हैं। एम्पायर इन इंडिया रोज ड्यू टू, अलग अलग चीज़ें हैं, द एम्बिशन ऑफ पावरफुल किंग्स लाइक चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी। एम्बिशन होता है किंग्स का कि हमें जो है ये राज्य भी लेना है, हमें अपना राज्य और ज़्यादा बड़ा बनाना है, तो वो हो सकता है। रिच रिसोर्सेज हो सकती हैं ऑफ रीजन्स लाइक मगधा, फर्टाइल लैंड है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, आयरन है, सब कुछ वहाँ पर था। The development of strong armies, advanced weapon and strategies, support from advisors like Kautilya who help plan governance and administration, trade networks and guilds which provide wealth and stability. Empire shaped Indian civilization by unifying diverse regions under a single rule, encouraging economic growth through trades and coin uses, प्रमोटिंग आर्ट, आर्किटेक्चर्स एंड लिटरेचर, जैसे कि अशोका पिलर, साचे स्तूप वगैरह हैं। स्प्रेडिंग रिलीजियस एंड फिलोसफीज, जैसे कि बुद्धिज्म अंडर अशोका। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रोड्स एंड रेस्ट हाउसेज एंड इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर। वट फैक्टर फैसिलिटेट द ट्रांसिशन फ्रॉम किंगडम्स टू एम्पायर, तो किंगडम से एम्पायर में वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। सेवरल की फैक्टर हैं जो छोटे किंगडम को लार्ज एम्पायर्स में चेंज करते हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ, यूज ऑफ आयरन वेपन्स एंड एलिफेंट हेल्प्ड एक्सपेंड टेरिटरीज। जोग्राफिकल एडवांटेज, रिवर्स फ्रॉम फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्ट, फार्मिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। फॉरेस्ट जो है रिसोर्सेज के लिए यूज़ होता है। सरप्लस फूड लेड टू अर्बनाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीज़न हो जाता है लेबर का अलग अलग जगह। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ट्रेड रूट्स और गिल्ड इंक्रीज हो जाती है उनकी वेल्थ। पॉलिटिकल एम्बिशन, किंग्स डिजायर्ड फेम, पावर एंड कंट्रोल ओवर लार्जर रीजन। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, advisors like Kautilya codes system for taxation, justice and governance. These factors allow some kingdoms like Magda to grow into powerful empires like the Mauryan Empire. What was the life like before the 6th to 2nd century BC? Life during this period was marked by the growth of large cities. बहुत बड़ी बड़ी cities grow हो रही थी, जैसे कि पाटलिपुत्र, which was center of trade and administration,
एंड इंक्रीज इन ट्रेड बोथ विद इन इंडिया एंड विद अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि चाइना और साउथ से जो स्पाइसेस आते हैं. यूज़ ऑफ कॉइन एंड द राइज ऑफ गिल्ड्स, ग्रुप ऑफ ट्रेडर एंड क्राफ्ट्समैन्स. एंड गिल्ड का मतलब है ट्रेडर और क्राफ्ट्समैन का एक ग्रुप होता था. द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफीज लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. एडवांस इन एग्रीकल्चर यूजिंग आयरन प्लग और लीडिंग टू द फूड सरप्लस. अ वाइब्रेंट आर्ट एंड कल्चरल लाइफ. Sculptures, terracotta figures and stupa were common. Ashoka's reign brought focus on peace, non-violence and public welfare through his edicts. And now people enjoyed greater economic security, cultural diversity and social development under well-managed empires. So ये जो है यहाँ पर एक जगह दिखाई है, एन आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाटलिपुत्र लोकेटेड अराउंड मॉडर्न डे पटना. जो आज का पटना है वहाँ पर पहले पाटलिपुत्र होता, तो वो दिखाया है इस पिक्चर में कि किस तरह का होता होगा वो उस टाइम पर. नाउ भविष्य एंड ध्रुव वर थ्रिल्ड. दे हैड जस्ट एक्टिवेटेड देयर न्यू डिवाइस इतिहासा. तो उन्होंने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम उन्हें रखा इतिहास, अ टाइम मशीन टू ट्रेवल टू द पास्ट. एक टाइम मशीन है जो इतिहास का मीन्स हिस्ट्री मतलब बैक में या पीछे पास्ट में जो हुआ है वो. सो इससे वो क्या कर सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं. टेकिंग अ क्लू फ्रॉम देयर हिस्ट्री लेसन्स. अब उन्होंने अपने हिस्ट्री लेसन से एक क्लू लिया जिससे उन्हें पता चला कि देन दे डिसाइडेड टू विजिट पाटलिपुत्र. फ्रॉम देयर फर्स्ट जर्नी दे न्यू इट वॉज अबाउट द सेम लोकेशन एज मॉडर्न डे पटना. अब उन्होंने लोकेशन कैसे पता की, क्योंकि पाटलिपुत्र जिसे पहले पाटलिपुत्र बोला जाता आजकल उसे पटना बोलते हैं. सो उन्हें पता था कि पटना के आसपास की जो जगह है उसे ही पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था, तो उसी लोकेशन को उन्होंने एज अ क्लू लेकर वहाँ पर वो जा रहे हैं. सो ये वहाँ की पिक्चर वगैरह आ गई. नाउ लैंडिंग ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द ग्रेट सिटी, अ लिटल डेजी दे सो अ गर्ल टॉकिंग टू अ पर्सन ऑन हॉर्स बैक ड्रेस्ड इन अ स्ट्रेंज क्लोथ्स. सो जैसे ही वो जाते हैं, थोड़े से डेजी होते, चक्कर वगैरह उन्हें आ रहे हैं, तो उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो कि हॉर्स पे बैठे हुए लोगों से बातें कर रही है, जिन्होंने थोड़े अलग तरह के कपड़े पहने हैं, क्योंकि पहले के लोगों के कपड़े अलग होते थे. ठीक है, अलग तरह का उनका स्टाइल होता था. एज ही लेफ्ट, जैसे ही वो गए, सी टर्न टू देम, वो उनकी तरफ मुड़ी. एज एंड दे आस्क्ड हर फॉर हर नेम, तो उन्होंने उसका नाम पूछा. माई नेम इज़ ईरा, तो बोलती कि मेरा नाम ईरा है, डॉटर ऑफ कान्हा दास. मैं किसकी लड़की हूँ, कान्हा दास की, जो आयरन स्मिथ है उनकी, मतलब जो लोहार है वहाँ पर. वेलकम टू पाटलिपुत्र, ग्लैड टू मीट यू ईरा, आवर नेम आर भविष्य एंड ध्रुव. तो वो बोलते हैं कि हमें तुमसे मिलकर अच्छा लगा और हमारा नाम ये है. तो वो बोलती है कीप योर वॉइस डाउन, अपनी वॉइस को नीचे रखो. डू यू सी दो सोल्जर्स मार्चिंग पास्ट, क्या तुम्हें सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं जो वहाँ पे मार्च कर रहे हैं. दे आर हेडिंग टू बैटल अगेंस्ट अ नेबरिंग किंगडम डेट हैज़ बिन ट्रबलिंग अस. वो जो है बैटल, लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, युद्ध करने के जा रहे हैं. कहाँ पर, नेबरिंग किंगडम में, जो आसपास का किंगडम है वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत टाइम से हमें क्या कर रहे हैं, ट्रबल कर रहे हैं. अवर किंग अवॉइड वॉर व्हेन ही कैन. तो हमारे जो राजा हैं वो जितना हो सके वॉर को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं. बट ही ऑल्सो प्रोटेक्ट हिज पीपल व्हेन नीडेड, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो अपने लोगों को ही रक्षा भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं. माई फादर हेल्प्ड फोर्स मैनी ऑफ द सोर्स दे कैरी, और मेरे फादर ने जो है बहुत हेल्प की, जितनी वो सोर्स बना सकते थे वो बनाने में. एंड माई अंकल इज़ वन ऑफ द सोल्जर्स इन द ग्रुप, और मेरे अंकल जो हैं वो इन्हीं सोल्जर्स में से एक भी हैं. आई जस्ट केम टू सी हिम ऑफ, और मैं सिर्फ उनको अलविदा कहने आई थी, उन्हें देखने के लिए आई थी. आई डोंट नो व्हेन ही विल रिटर्न, और मुझे नहीं पता वो कब वापस आएंगे. सो द ग्रुप वॉचेज एज एन इम्प्रेसिव procession of soldiers crosses a sturdy drawn bridge leading out the city, and some of horsebacks and the army chiefs on the elephant back. Then the three children cross the same drawn bridge to enter the city. अब उन्होंने क्या देखा कि एक ग्रुप जो है पूरा, बहुत सारा ग्रुप, बहुत ही इंप्रेसिव वो लग रहे थे जिस तरह से सोल्जर्स जो है वहाँ से जा रहे थे. तो उन्होंने एक ड्रोन ब्रिज को वहाँ से क्या किया, क्रॉस किया, जो कि उन्हें सिटी से बाहर की तरफ लेकर जा रहा था. उसमें बहुत सारे लोग घोड़े पे बैठे थे, कुछ जो आर्मी चीफ थे जो एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए थे. और जैसे ही वो वहाँ से चले गए, देन उन तीनों बच्चों ने, यानी कि भविष्य, ईरा और ध्रुव, उन तीनों बच्चों ने उसी ब्रिज से एंटर किया, यानी कि वो सिटी के अंदर गए. वट काइंड ऑफ ब्रिज इज दिस, ये किस तरह का ब्रिज है, भविष्य ने पूछा. एंड इट इज़ अ रिवर बिलो
एंड इज इट अ रिवर बिलो, और क्या नीचे एक रिवर है ये? सो द ब्रिज कीप्स अस सेफ, एक्सप्लेन ईरा। ईरा बताती कि ब्रिज हमें सेफ रखता है। इट्स लिफ्टेड वेन एवर देयर इज़ अ डेंजर ऑफ अटैक ऑन द सिटी। सो इसको जब भी मतलब ये लगता है कि थोड़ा बहुत भी कुछ भी डर है या कोई भी खतरा होता है, तो इसको क्या करते हैं, ब्रिज को वहाँ से ऊपर उठा लिया जाता है, लिफ्ट कर लिया जाता है। एंड नो, इट्स नॉट अ रिवर, इट्स अ मोट। ये रिवर नहीं है, मोट है। अब वो क्या होता है, वंस द ड्रोन ब्रिज इज लिफ्टेड, जब ये ड्रोन ब्रिज उठा लिया जाता है, इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू अप्रोच द फोर्टिफिकेशन। तो ये क्या करता है, और ज़्यादा डिफिकल्ट कर देता है फोर्ट के आसपास आने के लिए। ठीक है, कैन यू सी दोज हिल्स एंड फॉरेस्ट इन द डिस्टेंस, क्या तुम्हें वो हिल्स और फॉरेस्ट दिखाई दे रही हैं डिस्टेंस से थोड़ी दूरी पर ही? दे प्रोवाइड अस टिम्बर, हब्स एंड मैनी अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एलिफेंट फॉर द आर्मी आर ऑल्सो कैप्चर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेन फॉर द आर्मी, और जो तुमने आर्मी में अभी एलिफेंट्स देखे वो भी उसी फॉरेस्ट से हम लेकर आते हैं और ट्रेन किया जाता है आर्मी के लिए। वट इज़ द ओपनिंग इन दैट हिल, आज ध्रुव। ध्रुव पूछता है कि वो ओपनिंग में क्या है हिल में? इट्स अ केव, ये केव है। हमारा किंग, आवर किंग इज गेटिंग स्क्रेव्ड आउट फॉर अ कम्युनिटी ऑफ मॉक्स, वो हमारे किंग इसे बना रहे हैं मॉन्क्स की जो कम्युनिटी है उनके लिए। आई होप वी कैन विजिट इट व्हेन इट्स फिनिश्ड, मैं मतलब एक तरह से होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि जब वो फिनिश हो जाएगी तो वी कैन विजिट इट। नाउ एज दे मूव थ्रू पाटलिपुत्र, दे टेक इन इट्स स्प्लेंडर्स, towering wooden ramparts with watchtowers, majestic places, palaces, and buildings, lively streets. Ira gestured towards a bustling market filled with traders from distant land. सो जैसे ही वो पाटलिपुत्र में जा रहे थे, मतलब एंटर तो कर लिया उन्होंने वो ब्रिज से, उसके बाद जैसे ही वो अंदर गए तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखी। बहुत सारे टावर वगैरह थे जो वुडन से बने हैं, और वॉच टावर थे जहाँ पर जो हैं सिपाही या फिर सोल्जर्स वहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं सब चीज़ें। बहुत सारी अच्छी अच्छी पैलेसेस थे, प्लेसेस थी, और बिल्डिंग वगैरह बनी हुई थी, और स्ट्रीट में सब लोग इधर उधर घूम रहे थे, मतलब बहुत अच्छा वहाँ पर फील हो रहा था। हीरा ने तभी उन्हें एक मार्केट दिखाई जहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स थे जो अलग अलग जगह से अपना अपना सामान लेकर आए थे। अब यहाँ पर ट्रिब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी इन अवर केस इज़ अ रूलर, एक रूलर है और एक स्टेट होती है डेट हैज सबमिटेड टू एन एम्परर एंड पेज ट्रिब्यूट। ठीक है, जो एक एम्परर को ट्रिब्यूट होती है या फिर उसको सौंप दी जाती है, तो वो जो है उन्हें हमेशा पैसे देते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेट है, ठीक है, एक तरह से टैक्स लगा लो, और कोई दूसरी स्टेट ने, मतलब दूसरे राजा ने उसको कैप्चर कर लिया, तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग ही काम करेंगी, उनमें कोई मतलब वो रूल उनके चलेंगे वो राजा के, लेकिन राजा वहाँ पर नहीं रहेगा। तो इस स्टेट को इस राजा ने कैप्चर किया, तो ये स्टेट इनको कुछ टाइम के लिए, मतलब जब तक वो उसके अंडर है, वो उन्हें एक टैक्स देंगे एवरी मंथ या ईयर, जैसा भी उनका होता था, उसे ट्रिब्यूटरी बोला जाता था। अब ये कुछ भी हो सकता था, मनी, गोल्ड और अदर प्रीसियस मेटल, कुछ भी, ग्रेन्स भी हो सकता है, लाइव स्टॉक्स भी हो सकता है, एलिफेंट्स भी हो सकता है, और अदर वैल्यूएबल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन देयर किंगडम, जो भी उनके किंगडम में होता है, एंड इज गिवन टू द एम्परर एज अ साइन ऑफ सबमिशन। और ये क्यों दिया जाता था? कि वो दिखाते थे कि हम आपकी ही बात मानते हैं, सबमिशन किया है हमने आपके अंडर, लॉयल्टी शो करते हैं और रिस्पेक्ट। अ सिनोनिम्स फॉर ट्रिब्यूटरी इज वेसल्स, अब ट्रिब्यूटरी के लिए एक सिनोनिम यूज करते हैं वेसल्स। एंड another way to express this is to say that the tributary or vassals kingdom accept the emperor overlordship। अब एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, जो ट्रिब्यूटरी या वैसल्स दी जाती है उस किंगडम को, जो जिस राजा ने उनको जीता है, वो दिखाते हैं कि हमने आपकी लॉर्डशिप को मान लिया है, कि हम आपके अंडर ही काम करेंगे, आपके रूल ही फॉलो करेंगे, या जो भी जैसे आप चाहते हैं वैसे ही सब कुछ होगा। सो उन्होंने वो सब वहाँ देखा। यू मस्ट विजिट आवर मेन मार्केट बिफोर यू लीव, our king welcome travelers from all over, so you will get silk from China, spices and gems from the south, fine clothes from different regions, there is nothing you can't find in Patliputra। तो बोलते कि तुम्हें जाने से पहले ना हमारी जो मेन मार्केट है वो देखनी चाहिए। हमारे राजा जो भी ट्रैवलर्स आते हैं, कहीं से भी आ जाए, उनकी वेलकम करते हैं, उनको हमेशा स्वागत करते हैं। यहाँ तुम्हें जो है चाइना से सिल्क मिल जाएगा, स्पाइसेस और जेम्स मिल जाएंगे जो साउथ से आते हैं, और बहुत ही फाइन और बहुत ही अच्छे कपड़े मिलेंगे अलग अलग रीजन से। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। वट आर दोज पीपल ओवर देयर डूइंग, आस्क्स ध्रुव। ध्रुव पूछते कि वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओ, दीज आर स्ट्रीट एक्रोबैट्स, दे बिल्ड ह्यूमन पिरामिड्स। तो ये एक्रोबैट्स हैं, स्ट्रीट वाले, मतलब जो स्ट्रीट में ही काम करते हैं,
ह्यूमन पिरामिड्स बनाते हैं, सिंग करते हैं, डांस करते हैं और एक्ट इन शॉर्ट प्ले टू एंटरटेन पीपल, और लोगों को एंटरटेन करने के लिए डांस, सॉन्ग और या फिर कोई छोटा मोटा प्ले वगैरह करते हैं, नाटक जैसे। समटाइम दे परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द किंग, और कई बार वो जो है राजा के सामने ही परफॉर्म करते हैं। योर किंग साउंड्स वेरी पावरफुल, रिमार्क भविष्य, भविष्य बोलती है कि तुम्हारा किंग तो ऐसे लगता है कि बहुत पावरफुल है। डज ही रूल द रीजन अराउंड पाटलिपुत्र, क्या वो पाटलिपुत्र के आसपास के रीजन में भी राज्य करता है, यानी कि वहाँ भी उनका किंगडम है। मच मोर देन डैट आंसर्ड ईरा, ईरा बोलती है कि उससे तो बहुत दूर तक है। ही रूल्स ओवर अ वास्ट लैंड फार फार बियॉन्ड द सिटी, इस सिटी से बहुत दूर दूर तक उनका राज्य है। हिज अथॉरिटी एक्सटेंड ओवर मैनी विलेजेस, टाउन्स एंड किंगडम्स, उनकी जो अथॉरिटी है वो बहुत दूर दूर के विलेजेस, टाउन्स या किंगडम तक है। माई अंकल टोल्ड मी डैट इट टेक क्लोज टू 2 months ऑन हॉर्स बैक टू रीच द बॉर्डर ऑफ द टेरिटरी, वो बोलते हैं कि कितना टाइम लगता है यहाँ पर, अगर आप पूरी टेरिटरी को घूमना चाहेंगे वो भी घोड़े के ऊपर जाकर, तो आपको लगभग 2 महीने लग जाएंगे पूरे, ठीक है, उन पूरी टेरिटरी को, हर एक जगह को घूमने के लिए जहाँ इन राजा का राज्य है। डेट साउंड बिगर देन जस्ट अ किंगडम, ये तो किंगडम से बहुत बड़ा लग रहा है। वट डू यू कॉल इट, इसे क्या बोलते हैं? सो इट इज़ कॉल्ड एन एम्पायर, इसे हम बोलते हैं एम्पायर। ईरा स्टेटेड विद एविडेंट प्राइड, तो प्राइड के साथ बोलती हैं। सो वट इज़ एन एम्पायर? So the empire, the world empire, comes from the Latin imperium, which means supreme power. So imperium से आता है जिसका मतलब है supreme power. Simply put, an empire is a collection of smaller kingdoms. Empire क्या होता है? छोटे छोटे बहुत सारे kingdoms होते हैं जिसमें जो है एक ही राजा होता है, territories होती हैं, over which a powerful ruler or group of rulers exerts power. तो वो जो है एक्सक्राइट पार होती है, मतलब एक छोटे छोटे किंगडम्स हैं। जैसे आप ये लगा सकते हैं कि छोटे छोटे जो है स्टेट्स हैं आपकी, ठीक है। अब स्टेट में जो आपके सीएम है वो हैं राजा, ओके, वो हैं आपके किंगडम्स। और जब सारी स्टेट के ऊपर जो पीएम है वो राज करते हैं, तो पीएम क्या हो गए? एम्परर हो गया। और ये सारी स्टेट्स को एक क्या बना दिया, मतलब सारी स्टेट्स मिलकर छोटे छोटे किंगडम हो गए। छोटे छोटे किंगडम को मिलाकर जब एक लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं एम्पायर। तो पूरी कंट्री एक क्या हो गई? एम्पायर। तो वो ये बोल रहे हैं। और यहाँ पर मेन जो है किसके रूल चलते हैं? जो राजा होता है उसका, जो जो किंगडम एम्पायर का राजा है वो। ओफन आफ्टर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्मॉलर किंगडम्स, तो कई बार जो है बहुत सारे मतलब छोटे छोटे किंगडम्स के साथ लड़ाई होती है, तो उनसे जो है उनके रूलर को हरा कर वो जो है वहाँ पर राज करते हैं। द स्मॉलर टेरिटरीज स्टिल हैड देयर ओन रूलर्स, अब जो छोटी छोटी टेरिटरीज हैं उनके खुद के रूलर्स है, बट दे वर ऑल ट्रिब्यूटरीज टू द एम्परर, लेकिन वो क्या है? ट्रिब्यूटरीज है एम्परर की। अब जैसे देखो हमारी छोटी छोटी स्टेट्स हैं, ठीक है, हर एक स्टेट की क्या है? एक एक सीएम है। तो उसी तरह वहाँ पे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उन सब का भी एक एक राजा था। जैसे कि हमारे लिए राजा क्या हो गया? हमारा सीएम हो गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर क्या बोला कि ये ट्रिब्यूटरीज क्या है? ट्रिब्यूटरीज होती हैं, यानी कि ये जो हमारी स्टेट्स ये ट्रिब्यूटरी हैं, यानी कि ये पे करेंगे, ये टैक्स पे करते हैं किसको? जो एम्परर है उसको, यानी कि जो मेन राजा है, जो इन सबको, जैसे इन्होंने इनको हरा दिया तो अब ये इसके अंडर आ गए, तो ये टैक्स पे करेंगे किसको? एम्परर को। जैसे कि सीएम, जितने भी स्टेट्स के सीएम हैं वो एक टैक्स पे करते हैं पीएम को, जिसे हम जीएसटी करते हैं, आईएसटी कहते हैं, वो उस तरह से, ठीक है। हु रूल्ड द होल टेरिटरी फ्रॉम अ कैपिटल, जो एक कैपिटल में एक मेन जगह पर बैठा होता है, सारी टेरिटरीज को जो है क्या करता है? रूल करता है। यूजुअली अ मेजर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो कि जो है इकोनॉमी का एक मेन सेंटर होता है, मेजर सेंटर होता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वहीं होती है। जैसे पीएम कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, मेन पावर उन्हीं के पास, और वो ही कैपिटल सिटी है, ठीक है। In ancient Sanskrit text, word commonly used for emperor made this clear. So संस्कृत में भी जो है emperor का यूज हुआ है जो इसको क्लियर बनाता है। They included साम्राज्य meaning the lord of all और supreme ruler अधिराजा और ओवरलॉर्ड, ठीक है। अलग अलग वर्ड्स इन्होंने यूज किए, जैसे कि सम्राट जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ ऑल, सबका राजा, या सुप्रीम रूलर बोल सकते हो, अधिराज ओवरलॉर्ड, ठीक है, मतलब जो राजा है उसके भी ऊपर राजा, राजाधिराज और किंग्स ऑफ किंग्स, यानी कि जो राजा हैं, छोटे छोटे एम्परर्स के जो राजा हैं, सॉरी किंगडम्स के जो राजा, उनके ऊपर जो राजा है उसे एम्परर बोला है। और ये छोटे छोटे किंगडम्स जब मिलते हैं तो इसे बोलते हैं एम्पायर, और इनके ऊपर जो राज करता है उसे बोलते हैं एम्परर। इंडियन हिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एम्पायर, तो इंडियन हिस्ट्री भी बहुत जो है एम्पायर से भरी हुई है। दे रोज एक्सपेंडेड लास्टेड फॉर अ वाइल डिक्लाइन एंड डिसअपियर्ड, वो उठे, बने, एक्सपेंड किया अपने राज्य को, अपनी जगह को, थोड़े टाइम तक वो रहे, उसके बाद उन्हें डिक्लाइन कर दिया गया, यानी कि दूसरे राजा वहाँ पर आ गए और वो पहले वाला डिसअपियर हो गया। इनफैक्ट
द लास्ट एम्पायर डेट रूल्ड द सब कंटिनेंट एग्जिस्टेड लेस देन अ सेंचुरी अगो। तो लास्ट एम्पायर जो था, जो वहाँ पे एग्जिस्ट किया था, वो लगभग एक सेंचुरी अगो था, यानी कि हंड्रेड्स, मतलब लेस देन 100 सालों से भी कम उनका टाइम रहा। बट नाउ इज़ नॉट द टाइम टू टेल द स्टोरी। लेकिन अब टाइम नहीं है वो स्टार्ट करने का, स्टोरी बताने का। वी स्टार्ट एट द अदर एंड ऑफ टाइम, हम स्टार्ट करते दूसरे टाइम से। सो वी मे अंडरस्टैंड हाउ एम्पायर फंक्शंस, कि एम्पायर किस तरह से काम करते हैं डिस्टिंक्ट पास्ट, अलग अलग पास्ट में, एंड हाउ दे डीपली इम्पैक्टेड इंडियाज एवोल्यूशन एट ऑल लेवल्स, और किस तरह से वो इंडिया के एवोल्यूशन में हर तरह से पार्टिसिपेट करते थे, हर एक लेवल पे, जैसे पॉलिटिकली कैसे था, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर। नाउ फीचर्स ऑफ एन एम्पायर, तो यहाँ पर फीचर्स दिए हैं। एम्परर एक्सट्रैक्ट सेंट्रल अथॉरिटी ओवर द एम्पायर ट्रिब्यूटरी टेरिटरीज एंड किंग्स, तो उनकी जो है मतलब हेड वही होंगे जो एम्परर हैं वो। मेंटेन एन आर्मी टू कीप द ट्रिब्यूटरीज स्टेट अंडर कंट्रोल, जो ट्रिब्यूटरी स्टेट से उनको कंट्रोल में रखने के लिए एक आर्मी रखनी होती थी। एक्सपेंड करना है अपने एम्पायर को, साथ में प्रोटेक्ट करना है जो भी बाहर से अगर उनके ऊपर कोई एग्रेशन दिखाता है या लड़ाई होती है तो। सेकंड, डिज़ाइन एंड मेंटेन एन एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छा सा डिज़ाइन करना है और मेंटेन भी करना उस एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें जो है विद ऑफिशियल टू मैनेज द टेरिटरीज, जिनको उन्होंने रूल कर रखा है उनके ऊपर जो है मैनेज करना है, उनसे टैक्स कलेक्ट करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लॉ बनाने हैं, इश्यूज़ करनी है करेंसी की, कौन सा कहाँ पर जो किस तरह की करेंसीज लगेंगी, वेट एंड मेजर्स, रेगुलेट ट्रेड्स, तो ये सब चीज़ें। कंट्रोल एंड रेगुलेट एक्सेस टू रिसोर्सेज, कि कितना माइन हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितना होगा, मैन पावर कितना होगा, तो वो सब पे कंट्रोल करना और रेगुलेट करना। एनकरेज आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स एंड सेंटर्स ऑफ लर्निंग, तो ये सारी चीज़ें उनको बढ़ानी है। मेंटेन करना है कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसे कि रोड, रिवर एंड सी नेविगेशन सी एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड पीपल्स वेलफेयर। सो ये सब चीज़ें जो है एक एम्परर को ध्यान में रखनी होती है, ये सब करना है आपको, ठीक है। नाउ एक्सप्लोर करना है, कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर। नाउ लेट अस एक्सप्लोर। एम्पायर एक्सटेंड ओवर वास्ट एरियाज एंड हैंड डाइवर्स पीपल विद डिफरिंग लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेज है, कस्टम्स है, कल्चर्स है। हाउ डू यू थिंक द एम्परर मेड श्योर दैट दे लिव्ड इन हारमोनी, कैसे एम्परर मेड श्योर करते हैं कि वो सब एक साथ मिलकर रहेंगे। ग्रुप में अपनी क्लास में डिस्कस करना है। सो अलग अलग जो है स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं हारमोनी के लिए, जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर ऑल रीजन्स एंड बिलीफ। एम्परर लाइक अशोका प्रमोटेड धर्मा, एथिकल लिविंग एंड इशूड एडिक्ट्स encouraging म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज़, की सब की एक दूसरे को रिस्पेक्ट करनी है, जो भी रिलीजन है, जो भी बिलीफ है। यूज़ ऑफ लोकल रूलर, लोकल जो किंग है, चीफ है, वर ऑफन अलाउड टू गवर्न देयर ओन रीजन्स अंडर द एम्परर रूल। मेन रूलर वो है, लेकिन जो लोकल किंग्स हैं वो अपना रूल अपने अकॉर्डिंग करते रहेंगे, जो हेल्प करते हैं फैमिलियर कल्चर प्रैक्टिसेस को। Common laws and administration, a strong system of law and justice along with fair administration created unity and trust among the people. Language and communication, edicts were issued in local languages and scripts, जैसे कि प्राकृत और ब्राह्मी जो लैंग्वेज थी वहाँ पर यूज़ होते थे, so that people understand the emperor message, जो भी मैसेज है वो ताकि सब लोगों को समझ आए। Encouragement of the trades and travel, trade routes connect various regions, allowing culture exchange, जैसे कल्चरल एक्सचेंज होता था, चीज़ें एक्सचेंज होती थी, कॉरपोरेशन होता था लोगों के बीच में डिफरेंट अलग अलग बैकग्राउंड वालों में। सपोर्ट ऑफ आर्ट, एजुकेशन एंड कल्चर, एम्परर्स बिल्ट स्कूल्स, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड सपोर्ट स्कॉलर्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स विच प्रमोटेड शेयर्ड वैल्यूज़ एंड हारमोनी, जिसकी वजह से शेयर्ड वैल्यूज़ वगैरह ये और हारमोनी प्रमोट हुई। नाउ दीज मेजर्स हेल्प क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिससे एक सेंस क्रिएट होती है कि डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, यूनिटी के साथ ही हमें रहना है, विच वॉज एसेंशियल फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन लार्ज एम्पायर्स। नाउ शुड ए किंग बी सो कीन टू एक्सपेंड हिज किंगडम इनटू एन एम्पायर एंड बिकम एन एम्परर, तो क्या राजा को इतना जो है इंटरेस्ट लेना चाहिए? हेयर आर अ फ्यू पॉसिबल आंसर्स, सी इफ यू कैन थिंक ऑफ अ फ्यू मोर, जैसे कि एन एम्बिशन टू रूल द एंटायर वर्ल्ड, अ मेटाफर ऑफ कंट्रोलिंग large territories and ensuring that they would be remembered for posterity, मतलब लोगों ने याद करेंगे कि इतना बड़ा एम्पायर था, ये था। या फिर हो सकता है विश हो सकती है लार्ज एरिया को एक कंट्रोल में लेकर आना और एक्सेस गेन करना, वहाँ के रिसोर्सेज का और इकोनॉमी और मिलिट्री की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। दूसरा हो सकता है डिज़ायर फॉर ग्रेट वेल्थ, ज़्यादा पैसे उनके पास होंगे अपने लिए और अपने एम्पायर के लिए। तो इसके साथ ही और क्या हो सकते हैं? वाइल एक्सपेंशन ब्रिंग पावर एंड रिसोर्सेज इज ऑल्सो ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
हेयर आर सम रीजन वाई अ किंग माइट वॉन्ट टू बिकम अ एम्पर। क्या क्या हो सकते हैं? टू रूल वास्ट टेरिटरीज एंड बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री एज अ ग्रेट पोस्टेरिटरी, ग्रेट रूलर के रूप में उसे याद रखा जाएगा। टू एक्सेस मोर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ज़्यादा रिसोर्सेज को वो एक्सेस कर पाएगा, फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल, स्किल्ड पीपल्स, जिससे कि उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री स्ट्रेंथ होगी। टू गेन वेल्थ एंड टैक्सेस, दोनों चीज़ें उसे वहाँ पर मिलेंगी। एडिशनल में क्या क्या डाल सकते हैं? टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल यूनिटी एंड वॉर्स अमंग स्मॉलर किंगडम्स, थस ब्रिंगिंग पीस। पीसफुल यूनिटी हो सकती है, पॉलिटिकल यूनिटी हो सकती है, सब लोग अगर साथ रहेंगे, सबको पता कि यही राजा है तो किसी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, पीस आ सकती है। टू स्प्रेड अ कॉमन कल्चर, कॉमन कल्चर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, एथिकल कोड हो सकते हैं, जैसे कि अशोका ने किया बुद्धिज़्म और धर्म के लिए। टू एंश्योर बेटर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, बेटर गवर्नेंस होगी और डेवलपमेंट हर जगह सही होगा, जैसे कि बिल्डिंग, रोड बनाना, रेस्ट हाउसेज करना एंड ट्रेड सेंटर फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। However, such expansion should be motivated by public welfare. So ये जो एक्सपेंशन जो है मोटिवेट होंगे पब्लिक वेलफेयर से एंड जस्टिस से, नॉट ओनली पर्सनल एम्बिशन, खुद की एम्बिशन नहीं होते, बल्कि पूरे जितने भी लोग वहाँ पर हैं, सारी पब्लिक का, सबका एम्बिशन वहाँ होता है। अ गुड एम्पर रूल विद विजडम, कंपेशन एंड फेयरनेस, एक एम्पायर जो होगा, एम्पर जो अच्छा है, वो शांति से, कंपेशन से और फेयरनेस के साथ रूल करता है। नाउ इन द रिटर्न ऑफ ट्रिब्यूटरी एंड लॉयल्टी, तो ट्रिब्यूट एंड लॉयल्टी, एम्पर जनरली अलाउड रीजनल किंग्स और चीफ टू कंटिन्यू टू गवर्न देयर एरिया। अब देखो, जो छोटे छोटे किंगडम्स के राजा थे वो क्या करते हैं, कुछ पैसे देते हैं, कुछ टैक्स देते हैं, किसको? जो एम्पर है उसको। अब एम्पर को तो टैक्स मिल गए, पैसे मिल गए, तो इनको क्या मिलेगा? तो जो एम्पर है वो इनको अलाउ कर देता था कि आप अपने एरिया में जैसे चाहें वैसे रूल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोस्पेरिटी, द जनरेशंस टू कम, जो आने वाली हैं वो। नाउ द ट्रेन्ड आर्मी वर डिप्लॉयड टू कॉन्क्यूर नेबरिंग किंगडम्स, अब जो है आर्मी को ट्रेन किया जाता था, उनको बार बार जो है बाहर भेजा जाता था, ताकि जो आसपास के जो किंगडम्स हैं उनको क्या किया जाए, कॉन्क्यूर किया जाए, उनको भी जीत लिया जाए, अपने अंडर ले लिया जाए, उनके मेंटेन कंट्रोल ओवर दैन, उन पर कंट्रोल रखा जाए, एंड डिफेंड द एम्पायर्स बॉर्डर। और जो एम्पायर के बॉर्डर है कि अगर इतना बड़ा एम्पायर है तो यहाँ पूरी जगह पे क्या होंगी, आर्मी होती थी, ताकि वो उसको डिफेंड कर पाए। फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स वुड बी बिल्ट इन स्ट्रेटेजिक प्लेसेस, और जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स थी, यानी कि जो घर वगैरह बने थे या फोर्ट्स वगैरह बने थे, वो एक स्ट्रेटेजिक प्लेस पे बने थे, जैसे कि सच एज एम्पायर्स बॉर्डर, जैसे कि बॉर्डर वगैरह हो, या भी। टू एक्सपेंड इनटू एन एम्पायर, अब एम्पायर में एक्सपेंड करने के लिए किंगडम को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वेज वॉर अगेंस्ट नेबरिंग टेरिटरीज सो एज टू कॉन्क्यूर देम, तो सबसे पहले किंगडम को क्या करना है, एम्पायर बनाने के लिए अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को आसपास के किंगडम में जाके उन्हें लड़ाई करनी पड़ेगी और उन्हें जीतना पड़ेगा, अपने अंडर लाना पड़ेगा। रूलर एंडेवर्ड टू कंट्रोल रिवर्स, और रूलर को क्या करना है, जो रिवर्स वगैरह उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ट्रेड नेटवर्क पे कंट्रोल करना पड़ेगा, एज डेट वुड गिव देम कंट्रोल ओवर प्रीशियस रिसोर्सेज। अब इन पे कंट्रोल होगा तो जो भी यहाँ से जाएंगे वो इनको क्या देंगे, टैक्स देंगे, कि तुम हमारे रास्ते से जा रहे हो, तो उससे जो प्रीशियस जो रिसोर्सेज हैं उन पे जो है क्या हो जाता है, कंट्रोल आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम टैक्स, रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रेड, एक तो टैक्स मिलेगा, साथ में इससे पैसे भी मिलेंगे। विद मैनी स्मॉलर किंगडम्स, अब बहुत सारे स्मॉलर किंगडम एक साथ आ जाते हैं, वेरिंग फॉर कंट्रोल, द वन विद एक्सेस टू स्ट्रोंगर मिलिट्री पावर एंड सरप्लस रिसोर्सेज वुड इवेंचुअली बिकम द ओवरलोड। अब सारे किंगडम्स हो गए, सब पे कंट्रोल हो गया, तो एक जिसमें ज़्यादा पावर है, जो इन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है या जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, वो इन सब पे जो है अपना कंट्रोल कर लेता है और ओवरलोड बन जाता है, या फिर जिसे हम बोलते हैं एम्परर बन जाता है। War fair apart, what other method do you think the ruler might have used to expand their empire? War के अलावा, लड़ाई के अलावा कौन से तरीके जिससे वो एक्सपेंड कर सकते हैं अपने एम्पायर को? आप अपने आइडिया यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम वॉरफेयर, रूलर यूज सेवरल नॉन वॉयलेंट मेथड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। फॉर्मिंग अलायंस फॉर्म करना, रूलर ऑफन मेड पॉलिटिकल अलायंस और मैरिज अलायंस विद द नेबरिंग किंगडम। पॉलिटिकल अलायंस कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं वहाँ पर नेबरिंग किंगडम्स के साथ। दीज हेल्प टू ब्रिंग रीजन अंडर कंट्रोल विदाउट फाइटिंग, तो बिना फाइट की जो है रीजन को अंडर कंट्रोल रखना है। एग्जाम्पल, मैरिंग इन टू रॉयल फैमिलीज और ऑफरिंग ट्रीटीज ऑफ पीस इन एक्सचेंज फॉर लॉयल्टी।
रॉयल फैमिली में शादी करना, देन उनको जो है ट्रीट करना कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, आपस में कुछ नहीं होगा, लॉयल्टी एक दूसरे की एक्सचेंज होती है। सो इस तरह से भी कर सकते हैं। ट्रेड और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होता है। पावरफुल रूलर जो है इंक्रीज करते हैं ट्रेड करने के लिए रीजन्स में अपने आसपास के, सेफ्टी ऑफर करते हैं, रोड एंड सपोर्ट ऑफर करते हैं, तो जो है लॉयल्टी होगी, लड़ाई नहीं होगी एज, और उनका एम्पायर भी बढ़ेगा। एज ट्रेड ग्रू, जैसे ट्रेड ग्रू करेगा, नियर बाय रीजन्स बिकम इकोनॉमिकल डिपेंडेंट, वो उन पर डिपेंड हो जाएंगे इकोनॉमिकली, और ग्रेजुअली कम अंडर इम्परल इन्फ्लुएंस, तो उन्हीं के जो है इन्फ्लुएंस में वो आ जाएंगे। गिल्ड्स एंड मर्चेंट ग्रुप्स ऑल्सो हेल्प सेपरेट स्पेयर द एम्पायर रीच, तो गिल्ड्स एंड मर्चेंट को भी वहाँ जाना पड़ेगा, तो उनकी रीच चाहिएगी उन्हें। डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशन, सो डिप्लोमेट्स जो हैं वर सेंट टू द अदर रीजन्स टू नेगोशिएट ट्रीटीज़, ट्रिब्यूटरीज एंड सपोर्ट, भेजे जाते हैं कि अगर या तो आप मान जाइए अदरवाइज युद्ध होगा, तो इसलिए नेगोशिएशन होता है। थ्रू स्मार्ट डिप्लोमेसी रूलर्स कुड गेन कंट्रोल और लॉयल्टी विदाउट वॉर, बिना लड़ाई की वो गेन कर सकते हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल स्प्रेड, एम्परर लाइक अशोका यूज रिलीजियस एंड मोरल टीचिंग्स, जैसे कि बुद्धिज्म एंड धर्मा, टू कनेक्ट विद डिस्टेंस रीजन्स। Sending missionaries or scholars help to influence other areas spiritually and culturally. Infrastructure and public work, ruler built roads, rest houses, granaries and wells even in far off region, दूर दूर के रीजन में वो सब ये बना रहे, तो लोगों को वो अच्छे लगेंगे, सही लगेंगे। सो दे अर्न द ट्रस्ट और लॉयल्टी ऑफ पीपल, वो अर्न कर लेते हैं। इंक्रीज करता है उनको विलिंगली ज्वाइन द एम्पायर, तो वो अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं। ऑफरिंग प्रोटेक्शन ऑफर करना। स्मॉल और वीक किंगडम समटाइम वॉलेंट्री जॉइंट एम्पायर को ज्वाइन कर लेते हैं टू गेन प्रोटेक्शन गेन करने के लिए एनिमीज से या नेचुरल डिजास्टर से। इन रिटर्न जो एम्पायर को क्या मिलता है, वुड इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और सपोर्ट वहाँ से मिलेगा। दिस पीसफुल मेथड हेल्प एक्सपेंड एम्पायर वाइल रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। सो इसमें लड़ाई भी नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होते और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी आ जाती है। ट्रेड रूट्स एंड ग्लाइड्स, कंडक्टिंग मिलिट्री कैंपेन्स स्पेशली इन डिस्टेंट लैंड, तो मिलिट्री कैंपेन करना अलग अलग जगह पर, दूर दूर की जगह पर, इज़ नॉट एज सिंपल इज माइट सेम, इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। मेंटेनिंग एन आर्मी इज़ अ कॉस्टली अफेयर, आर्मी को मेंटेन करना एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। सोल्जर नीड टू बी फेड, उन्हें खाना अच्छा मिलना चाहिए, क्लोथ मिलने चाहिए, इक्विप्ड मिलने चाहिए, वेपन के साथ सब चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए, और पेड सैलरी तो मिलेगी क्योंकि वो इतना काम कर रहे हैं। साथ में एलिफेंट एंड हॉर्सेज नीड टू बी केयर फॉर, उनकी केयर करने के लिए भी अच्छे से होनी चाहिए। रोड्स और शिप्स हैव टू बी बिल्ट एंड सोन, मतलब सब कुछ उनके पास प्रॉपर होना चाहिए। ऑल दिस रिक्वायर कंसिडरेबल इकोनॉमिक पावर, कंट्रोल ओवर द वर्कफोर्स एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब इन सब के लिए क्या चाहिए, पैसे ज़्यादा होने चाहिए, इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, वर्क फोर्सेज पे कंट्रोल होना चाहिए, और जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पे भी एक्सेस होना चाहिए, तभी तो सब चीज़ें हमें मिलेंगी। We can now understand that economic activity, especially production and trade, is one of the key to maintaining an empire and ensuring people's welfare and quality of life. सो अब इससे तो हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, खासकर की जो ट्रेड है या प्रोडक्शन वगैरह है, वो एक मेन की है, मतलब मेन पार्ट है मेंटेन करने का अपने एम्पायर को, ठीक है, और इंश्योर करना वेलफेयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की, क्योंकि अगर सब चीज़ें सही होंगी तभी तो लोग खुश रहेंगे, अगर लोग ही खुश नहीं हैं तो वो क्या करेंगे वहाँ पर, राजा के खिलाफ वो बोलना शुरू कर देंगे, तो उनके लिए राज्य करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। विच अ गुड रूलर शुड बी कंसर्न विद, तो लोगों की भलाई, वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ सही होनी चाहिए, जो भी एक अच्छा राजा होगा वो ये सब चीज़ें देखता है। Therefore, establishing and controlling trade routes all over the empire territory and beyond it is of great importance. तो इसीलिए जो एम्पायर की टेरिटरी के आसपास जो ट्रेड रूट आते थे या कहीं भी हों, तो उन पर कंट्रोल करना, एस्टेब्लिश करना, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था किसी भी एम्पायर के लिए या एम्पायर के लिए। That way, the good trade will grow in quantity and variety. So इससे क्या होगा, जो ट्रेड्स हैं, जो भी ट्रेडेड हैं या जो भी चीज़ें आती हैं, वो ग्रो करेंगी क्वालिटी में और वैरायटी में। एंड मोर ट्रेड्स मीन मोर इनकम, और ज़्यादा ट्रेड्स होंगी तो मतलब ज़्यादा इनकम होगी फॉर द प्रोड्यूसर, एंड इंक्रीज टैक्स भी होगा, टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, कलेक्शन फ्रॉम द रूलर्स। रिटर्निंग टू द केस ऑफ एंशियंट इंडिया, अब एंशियंट इंडिया के बारे में बात करते हैं। व्हाट वुड हैव बीन द ट्रेडेड गुड्स, उस टाइम पे जो ट्रेडेड होता था गुड्स का, चीज़ों का, वो क्या होती होंगी। सो देयर इज़ पेलेंटी ऑफ एविडेंस ऑन दिस, तो इसके जो हैं बहुत सारे एविडेंस हमें मिले हैं, एट लीस्ट बोथ फ्रॉम द लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन।
सो बहुत सारे लिटरेचर से और कुछ जो हैं आर्कियोलॉजी ने जो एक्सपेंशन की चीज़ें निकाली उनसे। टेक्सटाइल होता था, स्पाइसेस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, लग्जरी आइटम्स सच एज जेम्स एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ऑल वेरियस एनिमल्स वर अमंग द मेन आइटम ऑफ ट्रेड्स। तो इन सब चीज़ों का ट्रेड वहाँ पर होता था। ऑल दिस ब्रिस्क ट्रेड वॉज नॉट लिमिटेड टू इंडिया, और ये सिर्फ इंडिया के बीच में ही नहीं होता था। मैनी इंडियन गुड्स ट्रेवल टुवार्ड्स डिस्टेंट कंट्रीज बाय लैंड और सी, और बहुत सारी चीज़ें तो जो है इंडिया से दूसरे देशों में भी जाती थी बाय सी और बाय लैंड। मोर ओफन देन नोट ट्रेडर्स वर नॉट जस्ट आइसोलेटेड इंडिविजुअल कैरिंग आउट देयर ओन बिजनेस। अब यहाँ पे क्या होता था, ये नहीं था कि सिर्फ जो ट्रेडर्स है वो अपने लिए ही सोचते हैं कि मुझे अपना फ़ायदा करना है, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए नहीं सोचते थे। मतलब धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में वैसा था लेकिन धीरे धीरे दे सून अंडरस्टूड द बेनिफिट ऑफ जॉइनिंग फोर्सेज एंड क्रिएटिंग गिल्ड्स। गिल्ड्स वर पावरफुल एसोसिएशन ऑफ ट्रेड्स। अब धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि सिर्फ अपने बेनिफिट की बजाय अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो किस तरह से वो हमें बेनिफिट करेगी, हेल्प करेगी। तो उन्होंने अपने अपने गिल्ड्स बनाए। गिल्ड्स जो क्या होते थे, बहुत पावरफुल एसोसिएशन होता था, किन किन का, ट्रेडर्स का, क्राफ्टमैन का और मनी लेंडर्स का और एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब सब आके अपना एक ग्रुप बनाते थे। एज फार एज एविडेंस शोज, जैसे कि हमें एविडेंस मिलता है, अ गिल्ड हैज़ अ हेड, उसका एक हेड होता था, हु वॉज यूजली इलेक्टेड, जिसको इलेक्शन के थ्रू जो है चुना जाता था, एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था, हु वर सपोज टू हैव ऑल काइंड ऑफ एथिकल क्वालिटी, जिसके अंदर हर टाइप की एथिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि किस तरह से बात करनी, किस तरह से ट्रेड करना है, किन चीज़ों में करना है, कैसे करना है। टू थिंग्स मेड ट्रेडर्स गिल्ड अ रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन, दो चीज़ें थी जो ट्रेडर के गिल्ड को एक बहुत ही रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन बनाता था। फर्स्ट, दे ब्रोट टुगेदर पीपल हु एंडेड अप बीइंग कोलैबोरेटर। फर्स्ट जो है वो लोगों को ऐसे साथ में लेकर आते थे, लोगों को एक साथ जो है मतलब दोनों की जिसमें हेल्प हो, तो वो कोलैबोरेटर बना देते थे, यानी कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ दोगे या चीज़ें करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, किसके लिए है। सम इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स फ्रॉम अबाउट 500 BCE onwards एंड मेजर सिटी मार्क्ड ऑन देम, नोटिस द उत्तरपाथा एंड दक्षिणापाथा रूट। सो अब यहाँ देखो ये सारे रूट्स इन्होंने बताए हैं जहाँ जहाँ जो है ट्रेड होता था, ठीक है। ये सारे इतने सारी जगह हैं जहाँ पर जो है इनका जो ट्रेड वाला सिस्टम चलता रहता था। नाउ अब वो कोलैबोरेटर बनाते थे तो कंपटीशन नहीं होता था एज ए कोलैबोरेटर, यानी कि एक दूसरे की हेल्प वो करते थे। एज दे रियलाइज्ड दैट शेयरिंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन ऑन मार्केट, सप्लाई एंड डिमांड, वर्क फोर्स एक्सेट्रा वॉज टू एवरी वंस बेनिफिट। अब धीरे धीरे वो कोलैबोरेटर बन गए, कंपीटर नहीं रहे, एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते थे, तो उन्हें धीरे धीरे खुद को भी रियलाइज़ हुआ कि जो हम रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं मार्केट से, सप्लाई या डिमांड से, वो एक दूसरे की हेल्प कर रही है, सबको बेनिफिट हो रहा है उसमें। सेकंड, एज एन एनिशियन टेक्स्ट पुट इट, दूसरी चीज़ क्या थी जो एनिशियन टेक्स्ट में भी हमें पता चला है, कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स, हर्ड्समैन and money lenders and artisans have authority to lay down rules for their respective classes। अब जो कल्टिवेटर्स थे, ट्रेडर्स थे, हेड्समैन से जो भी थे, मतलब जो ट्रेड करते थे, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी क्लास के लिए अलग से रूल बना सकते थे। इन अदर वर्ड्स, गिल्ड हैड द ऑटोनॉमी टू क्रिएट देयर ओन इंटरनल रूल्स, यानी कि जो ग्रुप थे उनके पास ऑटोनॉमी थी कि वो अपने रूल बना ले। ऑटोनॉमी मतलब पावर, आप बोल सकते हैं कि वो अपने रूल खुद से बना सकते थे। एज द किंग वॉज नॉट टू इंटरफेयर विद देम, और किंग उनके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड वाई शुड ही इफ ट्रेड फर्लिस्ट, और वो क्यों ही करेगा जब उनका ट्रेड अच्छा और उनको पैसे मिल रहे हैं, उनको टैक्स मिल रहा है, तो वो इंटरफेयर भी नहीं करेंगे। तो वही चीज़ वहाँ थी। गिल्ड स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो गिल्ड इसी तरह स्प्रेड होता रहा, बहुत पार्ट्स में गया। एंड्यूर्ड फ्रॉम सेंचुरीज, बहुत सेंचुरी तक चलता रहा। इवन आफ्टर दे सीज टू exist formally, their spirit continued to influence India's trade and business activities, sometime even to this day। अब देखो जिस तरह से क्या हुआ कि जो इस तरह से वो मतलब चलते रहे, एंडोर करते रहे, गिल्ड जो है बहुत बड़ा पार्ट बन गया था। सो कई कई जगह पे उन्हें जो है सीज भी किया गया था, मतलब फॉर्मली वो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनकी जो ये स्प्रिट थी इसी तरह से चलती रही कि किस तरह हमें काम करना है, उसकी वजह से इंडिया का जो ट्रेड सिस्टम था और बिजनेस एक्टिविटी थी वो भी बहुत इन्फ्लुएंस हुई, और आज के टाइम पे भी वो देखने को कई जगह पर मिल जाती हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गिल्ड प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ये जो गिल्ड का जो इंस्टीट्यूट था, इससे पता चला कि एक मतलब ये जो है एक
बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना है इंडियन सोसाइटी में कि किस तरह से आप खुद से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब उसकी एक एबिलिटी की तरह यहाँ आया। द एंशियंट विलेज यूनिट विद इट्स वेरियस कम्युनिटीज एंड काउंसिल प्रोवाइड अनदर। अब इसी तरह से जो एंशियंट विलेज थे, पुराने विलेज थे, उन्होंने भी क्या किया, अपनी अलग अलग यूनिट बनाई, कम्युनिटीज़ बनाई, काउंसिल्स बनाई। इंडीड एन एनलाइटेंड रूलर वुड लेट पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। अगर कोई भी रूलर है जिसे थोड़ा बहुत भी पता है, एनलाइटेंड है, तो वो लोगों को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करने देगा एंड रिफेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इफ द लोकल इंस्टीट्यूशन वर्क सेटिस्फैक्ट्री। अगर मतलब लोगों को उनके अकॉर्डिंग काम करने देगा, उन्हें जो है इंटरफेयर नहीं करेगा अगर वो सही से काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके लिए सही है और उसमें जो उनका किंगडम है या एम्पायर है उसको भी जो है प्रॉफिट है, तो बीच में कुछ नहीं बोलेगा। नाउ ऑब्जर्व द मैप ऑफ द ट्रेड रूट्स, जो अभी हमने देखा। आइडेंटिफाई जियोग्राफिकल फीचर्स दैट हेल्प द ट्रेडर्स ट्रैवल अक्रॉस द सब कंटिनेंट्स। सो सेवरल जियोग्राफिकल फीचर्स फॉर ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया। रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा एंड नर्मदा acted as natural highways, helping in the movement of goods and people. Plains, the northern plain provide flat, fertile land, making land routes easier to construct and travel on. Mountain passes, the northwestern passes like the Khyber Pass allowed the trades between India and सेंट्रल एशिया, तो यहाँ से इजीली हो गया। कोस्ट लाइन्स जो थे, लॉन्ग कोस्ट लाइन अलोंग द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल सपोर्ट मैरीटाइम ट्रेड्स विद अदर कंट्रीज एंड फॉरेस्ट एंड हिल रिसोर्सेज traders access timber, herbs and minerals from hilly areas like the Vindhyas and Deccan Plateau, which were vital to commerce, जो बहुत ज़रूरी थे। Now these features connected keys cities like Patliputra, Ujjaini, Kaveripattim and Tamralipti across major trades routes like उत्तरापथा नॉर्थ रूट और दक्षिणापंथा जो कि सदर्न रोड था। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो ये मेन जो फीचर सिटी थी वहाँ पर एक दूसरे से आकर मिल जाते थे। नाउ लिस्ट आउट सच प्रोफेशंस यू एक्सपेक्ट इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BC। सो एनिशियंट ट्रेडर्स यूज सेवरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बुलक कार्ट एंड हॉर्स ड्रॉन कैरीज, गुड्स को कैरी करने के लिए लैंड रोड पे। कारवान्स ऑफ कैमल्स एंड ओक्सन, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करने के लिए स्पेशली जो है ड्राई और हिली एरियाज़ में। बोट्स एंड रिवर राफ्ट्स यूज हुए गुड ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेजर रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना में। शिप्स जो हैं वो यूज़ हुई ओवरसीज ट्रेड करने के लिए जैसे कि श्रीलंका, साउथ एशिया एंड इवन द रोमन एम्पायर। एलिफेंट्स एंड डंकीज का यूज़ हुआ हैवी लोड्स के लिए और ट्रेवलिंग थ्रू फॉरेस्ट एंड रफ ट्रेन्स। This traditional method allowed goods such as textiles, spices, gems, metals and handicrafts to move across the subcontinent and beyond. Now the rise of Magda. अब मगध जो है राज्य था वो भी क्या होने लगा, राइज होने लगा। द पीरियड बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी BCE वॉज वन ऑफ द प्रोफाउंड चेंज इन नॉर्थ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा चेंज इसमें हुआ। वी ब्रीफली विजिटेड द 16th महाजनपदा अर्लियर। अब हमने पहले जो पढ़ा उसमें 16 महाजनपद थे। दोज लार्ज किंगडम ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया विद देयर असेंबली सिस्टम। ये क्या थे, बहुत बड़े किंगडम थे नॉर्थ के और सेंट्रल इंडिया के, और इनका खुद का असेंबली सिस्टम था। वन ऑफ देम मगधा, उनमें से एक क्या है, मगधा। मॉडर्न डे साउथ बिहार जो है उसे बोलते हैं, और सम जो आसपास के एरिया हैं वो। रोज इन इम्पोर्टेंस and set the stage for the fusion of many kingdoms into India's first empire. So मगधा जो है उसके इम्पोर्टेंस की वजह से या जो उसका फ्यूज़न था, बहुत सारे किंगडम्स को उसने अपने अंदर मिला लिया था, वो क्या था, इंडिया का फर्स्ट एम्पायर बना था। पावरफुल अर्ली किंग्स सच एज अजातशत्रु played a crucial role in establishing Magda as a dominant center of power. सो जो वहाँ पे उस टाइम पे किंग था वो बहुत ही पावरफुल था, जैसे कि अजात शत्रु था, मतलब स्टार्टिंग के जो किंग थे, तो उन्होंने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वहाँ पर मगधा को एक डोमिनेंट सेंटर बनाने के लिए, मतलब उनका ही वहाँ पर सेंटर चल रहा था। नाउ टू ऑफ द मोस्ट फेम्ड रिलीजियस फिगर्स ऑफ द वर्ल्ड, सिद्धार्थ गौतमा who became one of the known as the Buddha, and Vardhamanan, better known as Mahavira, lived in the time of King Ajatashatru. Revisit their teaching in the grade 6 textbook India's Cultural Roots chapter. So ये आपको उसमें पढ़ने मिलेगा, मतलब दो की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो अजातशत्रु के टाइम पे, राजा के टाइम पे ये लोग भी थे। एक थे सिद्धार्थ गौतम जो है बाद में जाकर बुद्ध बने, और दूसरे थे वर्धमानन जो है बाद में महावीरा के नाम से जाने गए।
नाउ मगधा वॉज लोकेटेड इन द रिसोर्सेज रिच गंगा प्लेन्स। तो ये कहाँ था, जो गंगा का प्लेन है वहाँ पर था। अब गंगा प्लेन पे क्या है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ थे आसपास। विद फर्टाइल लैंड, लैंड भी बहुत था, अबंडेंट फॉरेस्ट फॉर टिम्बर एंड एलिफेंट्स, और फॉरेस्ट भी बहुत बड़ा था जहाँ पे बहुत सारे टिम्बर और एलिफेंट्स वगैरह मिल जाते थे। ऑल्सो रिमेंबर हाउ द यूज़ ऑफ आयरन ट्रांसफॉर्म्ड अदर टेक्नोलॉजीज सच एज एग्रीकल्चर एंड वॉरफेयर। और साथ में ही यहाँ पे ये भी याद रखना है कि किस तरह से आयरन ने ट्रांसफॉर्म किया सारी टेक्नोलॉजी को, एग्रीकल्चर एंड वॉरफेयर सब में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया आयरन ने। आयरन ओर्स एंड अदर मटेरियल जो हैं फ्रॉम द नियर बाय हिली रीजन प्रूव्ड क्रूशियल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम। तो वो भी इन्हें आसपास की हिल में मिल गया था, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनके किंगडम में। द यूज़ ऑफ आयरन प्लॉग टू टिल द लैंड इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो आयरन जो प्लॉग है उनका भी यूज़ किया गया ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाया जा सके। एंड लाइटर शार्पन आयरन वेपन स्ट्रेंथन द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द आर्मी। और साथ में जो आयरन से बने हुए जो वेपन थे वो लाइट होते थे, मतलब वेट कम होता था, और शार्प होते थे, जिससे कि उनकी आयरन की स्ट्रेंथ बढ़ी, सॉरी आर्मी की जो है कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों ही चीज़ें बढ़ी थी। नाउ एन एलाबरेट प्लेन फ्रॉम द सांची स्तूप। अब ये देखो सांची स्तूप पे यहाँ पर दिया गया है डिपाइस्टिंग सोल्जर्स राइडिंग एलिफेंट्स, जो कि सोल्जर्स हैं एलिफेंट्स पर जा रहे हैं, हॉर्सेज पर और ऑन फुट, कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ हॉर्सेज पर जा रहे हैं, कुछ एलिफेंट्स पर जा रहे हैं, बहुत सारे यहाँ दिखाया है। वेजिंग बैटल्स एंड लेइंग सेज ऑफ कोशियारा टुडे, जो कोशीनगर है वो अ सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, टू रिकवर रिलाइज ऑफ द बुद्धा सीन कैरिड अवे ऑन एन एलिफेंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द पैनल। ठीक है, ये कि जैसे कि बुद्धा हो गया या फिर जोन सा है, मतलब यहाँ पर उन्होंने दिखाया गया कि किस तरह से लोग युद्ध के लिए जाते थे या जैसे भी जाते थे। नाउ टेक अ क्लोज लुक एट द पैनल गिवन अबो। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेपन कैन यू सी। तो वो पैनल में कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, वट डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन्स कैन यू मेक आउट। सो इन द पैनल सांची स्तूपा रिलीफ है, we can identify several type of weapons: swords, spears, bows and arrows and shields. These weapons were used by soldiers riding horse, elephants and on foot. तो ये सब यूज़ कर रहे हैं। और क्या क्या यूजेस हैं आयरन के वहाँ विजिबल हैं। सो आयरन वेपन्स लाइक swords and spears were used in warfare. आयरन टूल्स जो कि डायरेक्टली विजिबल नहीं है वर लाइकली यूज टू टीलिंग लैंड्स एग्रीकल्चर के लिए, बिल्डिंग फोर्टिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर, मेकिंग आर्मर्स एंड वॉर इक्विपमेंट। The panel reflect on how the use of iron helped in both military and agriculture advancement, कि दोनों में कैसे यूज़ होता था आयरन का। enabling the rise of power kingdoms and empire like मगधा, जिसकी वजह से पावरफुल किंगडम्स जो हैं राइज हुए और एम्पायर्स लाइक मगधा बने। सो इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द पैनल अ पैरासोल छत्र जो है दिखाई दे रही है, केप्ट ओवर द कास्केट कंटेनिंग द बुद्धाज रेलिक्स। Why do you think this was done? So the parasol chhatra over the Buddha's relics is a symbol of honor, respect and royalty. तो ये एक सिंबल दिखा रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट का, ओनर का, रॉयल्टी का। In ancient India, the parasol was used to indicate nobility and divinity. Placing it over the casket signifies the sacredness of the Buddha's relics, कि वो कितने sacred थे, कितने जो है पवित्र माना जाता था उन्हें, कैसे उनकी पूजा होती थी, उनकी बातें मानी जाती थी। It also shows that relics were revered and protected, considered spiritually powerful and important. तो वो बहुत important था। The act of carrying relics with a parasol suggests a ceremonial procession and religious devotion, कि religious ही जो कितने devotee वगैरह हैं या ceremonial process वो दिखा रहे थे। Thus the parasol symbolized both the veneration of the Buddha and the spiritual significance of his teaching in society. तो दोनों चीज़ें यहाँ दिखा रहे हैं, बुद्धा का वेनेशन भी और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जो है उनका सोसाइटी में वो। द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन्स अलाउड मोर पीपल टू फोकस ऑन द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अब क्या हो गया, फूड ग्रेन्स तो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होने लगा, तो लोगों ने क्या किया बाद में दूसरे क्राफ्ट में या आर्ट में भी फोकस करने लगे, विच वर इन डिमांड इन साइड एंड आउटसाइड ऑफ द एम्पायर बॉर्डर। जो ज़्यादातर लोग अंदर, मतलब कंट्री के अंदर या एम्पायर के अंदर या बाहर के लोग भी जो जिसे पसंद कर रहे थे, जिनकी डिमांड बढ़ रही थी। द गंगा एंड सन रिवर्स प्रोवाइडेड अ जियोग्राफिकल एडवांटेज फॉर ट्रेड। और जो गंगा और सन रिवर है उन्होंने क्या किया, एक जियोग्राफिकल एडवांटेज भी प्रोवाइड किया, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें थी तो लोग वहाँ से आते थे ट्रेड करने के लिए, सी वाले से या किसी भी तरह से आए, तो एडवांटेज था उनके लिए। एज दे कुड बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन की भी तरह यूज़ किया जाता था। द फ्लोरिशिंग ट्रेड बूस्टेड द एम्पायर इनकम। अब
ट्रेड ज़्यादा हो रही है तो क्या होगी, इनकम बढ़ गया, जिसने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया मगधा के राइज के लिए। ठीक है, ये देखो एक पंच मार्क सिल्वर कॉइन है महापद्मनंदा का, ठीक है, जो उस टाइम पे राजा थे उसके, उनके। अराउंड द 5th century BCE, महापद्मनंदा रोज टू प्रोमिनेंस इन मगधा एंड फाउंडेड द नंदा डायनेस्टी। उसके बाद मगध के बाद कौन आए, महापद्मनंदा, जिन्होंने नंदा डायनेस्टी की शुरुआत की, यानी कि उनका आप ये बोल सकते हो कि सरनेम नंदा था, इसलिए उन्होंने नंदा डायनेस्टी उसको बोला उसके टाइम को। He successfully unified many smaller kingdoms and extended his empire across parts of eastern and northern India. So उन्होंने जो है अपनी आर्मी को छोटे छोटे किंगडम्स में जो है उनको सक्सेसफुली अपने अंदर मिलाया और एक्सटेंड किया अपने जो एम्पायर है उसको ईस्टर्न में और नॉर्थन इंडिया में। एज द इकोनॉमी थ्राइव्ड, इकोनॉमी बढ़ेगी, ही बिगेन इशूइंग कॉइन, उन्होंने कॉइन बनाने शुरू किए, डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज इकोनॉमिक पावर, जिससे उनकी इकोनॉमिक पावर दिखी कि उन्होंने अपने कॉइन इशू किए हैं। वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम ग्रीक अकाउंट दैट द नंदा डायनेस्टी मेंटेन्ड अ लार्ज आर्मी। तो जो ग्रीक अकाउंट यानी कि जो ग्रीक लोग आते थे उस टाइम पर, ट्रैवलर आते थे, तो उन्होंने ये बहुत बार लिखा है कि नंदा डायनेस्टी के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी। From various accounts of the Nanda dynasty, it appears that its last emperor धनानंद, इनके लास्ट एम्परर कौन थे, धनानंद थे, दो वेरी रिच, बहुत रिच थे, बिकम हाईली अनपॉपुलर एज ही ओप्रेस्ड एंड एक्सप्लोइटेड हिज पीपल। अब वो पैसे तो बहुत थे उनके पास, बहुत रिच थे, लेकिन वो बहुत अनपॉपुलर हो गए क्योंकि वो लोगों की बातें नहीं सुनते थे, उन्हें दबाते रहते थे और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे हर चीज़ के लिए। दे पेव्ड द वे फॉर द नंदा एम्पायर टू बी कॉन्क्रूड एंड अब्जॉर्ब्ड इनटू व्हाट वुड बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इंडिया नोन एज द मौर्य एम्पायर। इसकी वजह से वो इतने जो है अनपॉपुलर हो गए, एक्सप्लॉइट हो गए कि लोग उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। इसकी वजह से दिस पेव्ड द वे ऑफ द नंदा एम्पायर। तो इसकी वजह से नंदा एम्पायर कहाँ चला गया कि दूसरे जो राजा थे या दूसरे किंगडम थे या दूसरे लोग जो थे उन्होंने उसको कॉन्क्यूर कर लिया और वो नंदा एम्पायर वहाँ पर ख़त्म हो गया। और उसके बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्पायर जो है इंडिया का वो आया, जिसे हम बोलते हैं मौर्य एम्पायर। सूत्रा, अब सूत्रा क्या है, सूत्रा आर कॉन्सेप्ट्स केयरफुली क्राफ्टेड फ्रेजेस डेट कैप्चर नॉलेज एंड इम्पोर्टेंट आइडियाज़, ठीक है, इन अ वे डेट इजी टू रिमेंबर एंड पास ऑन। तो सूत्रा क्या है, एक जो है मतलब छोटे से फ्रेजेस में या इस तरह से नॉलेज को या आइडियाज़ को दिखाया जाता है कि आपको इजी होगा याद रखना भी, और वो बहुत जल्दी आपके लिए और काम भी बहुत आएगा और ईजिली है पास ऑन करने के लिए भी। नाउ डोंट मिस आउट द फेम्ड संस्कृत grammarian Panini lived around the 5th century BCE during the time of Nandas। अब नंदा के टाइम पर एक व्याकरणिक हुए थे, व्याकरण मतलब जिन्होंने ग्रामर लिखी थी, बहुत बड़ी ग्रामर उन्हें बोला जाता है, उनका नाम था पाणिनि। संस्कृत की ग्रामर उन्होंने लिखी थी। ही इज़ नोन फॉर कंपोजिंग द अष्टाध्यायी, उस बुक का नाम क्या था, अष्टाध्यायी, जो उन्होंने लिखी थी। एन एंशियंट टेक्स्ट दैट लिस्ट द रूल ऑफ संस्कृत ग्रामर, जिसमें जो है क्या है, संस्कृत ग्रामर के रूल दिए गए थे। इन 3996 शॉर्ट सूत्र, मतलब छोटे छोटे सूत्र बना दिए थे, मतलब एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि फॉर्मूलाज उन्होंने बना दिए थे जो ईजिली थे याद रखना, ठीक है। तो ग्रामर के इन्होंने संस्कृत ग्रामर के इतने सारे रूल बनाए थे और इनकी बुक का नाम था अष्टाध्यायी। नाउ द अराइवल ऑफ ग्रीक, तो अब क्या हो गया, नंदा के बारे में हमने पढ़ा, धनानंद जो उनका लास्ट एम्परर था, और धनानंद इतना मतलब एक्सप्लॉइट करता था लोगों को कि लोगों ने उन्हें बिल्कुल पसंद करना बंद कर दिया था। और इसी की वजह से कौन सा एम्पायर उस टाइम पे राइज में आया, मौर्य एम्पायर, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एम्पायर आप बोल सकते हैं। नाउ इसी बीच में क्या हुआ, अराइवल ऑफ ग्रीक भी हो गया। वाइल इवन अनफोल्डेड इन मगधा लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट, व्हाट वाज हैपनिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब ये तो पूरा ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में क्या हो रहा था, दिस एरिया हैज़ होम ऑफ स्मॉलर किंगडम अलोंग द एंशियंट रोड कनेक्टिंग टू द मेडिटेरियन, अमंग दैम अकॉर्डिंग टू ग्रीक अकाउंट्स वेयर द पूर्वाज लेड बाय देयर किंग्स पोरूस, ठीक है। अब ये क्या था, ईस्टर्न में तो ये चल रहा था, लेकिन वेस्ट में क्या हो रहा था, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में क्या हो रहा था, इस टाइम पे उस एरिया में बहुत छोटे छोटे किंगडम बहुत सारे थे, जिसमें जो है मेडिटेरियन है, जो उनका जो है रूट था, हमेशा से ही ट्रेड चलता आ रहा था। उसी टाइम पे जो ग्रीक है वो भी वहाँ पर आ गए। ग्रीक अकाउंट से पता चलता है कि वहाँ पर उस पर क्या था, पूर्वावास थे, वजा पूर्वावास, जिनका किंग था पोरूस, ठीक है। पोरूस जो है किंग वहाँ पर चलता था। तो ये उनके बारे में है। अलेक्जेंडर, अब अलेक्जेंडर क्या है, अ यंग एंड पावरफुल ग्रीक किंग फ्रॉम मैकेडोनिया
campaigned against the Persian Empire to avenge the early Persian invention of Greece। तो ये जो है एक पावरफुल ग्रीक किंग थे जो है कैंपेन कर रहे थे पर्शियन जो एम्पायर थे उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जो है एक बार ग्रीक को क्या कर लिया था, कनकेयर कर लिया था, उनको जीत लिया था इसलिए। नाउ अलेक्जेंडर कनक्यूर्ड द पर्शियन एम्पायर, उन्होंने हरा दिया, कनकेयर कर लिया, जीत लिया। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर सेपरेट, उसके बाद क्या हुआ, जो ग्रीक कल्चर का इन्फ्लुएंस था वो बढ़ता गया। हिज एम्पायर नाउ स्प्रेड ओवर 3 कंटिनेंट्स, अब 3 कंटिनेंट में उनका एम्पायर था। वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा है। नाउ डोंट मिस आउट, द सत्राप्स were governors of province of Persian and Greek empire who were left behind by the overlord। सो सत्राप्स क्या थे, गवर्नेंस थे पर्शियन और ग्रीक के जो है पीछे छोड़ दिए गए थे, जैसे कि अलेक्जेंडर, टू मैनेज द फार ऑफ टेरिटरीज, ताकि वो जो है मतलब ओवरलोड ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था कि तुम जो है यहाँ की टेरिटरीज को संभालो, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर हो गया तो एक राजा तो हर जगह नहीं रह सकता। दिस सत्रैप्स हैज सिग्निफिकेंट पावर एंड फ्रीडम डिस्पाइट बीइंग मेयर ऑफिशियल ऑफ द रूलर, ये चाहे बहुत छोटे से रूलर के ऑफिसर हों या ऑफिशियल हों, कुछ भी हों, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा पावर और फ्रीडम होती थी। कैन यू गेस हाउ इट वॉज पॉसिबल फॉर देम टू एक्सरसाइज सच पावर, तो किस तरह से वो अपनी पावर्स का यूज़ करते थे। नाउ थिंक अबाउट इट, वाई डू यू थिंक अलेक्जेंडर वॉन्टेड टू रूल ओवर द एंटायर वर्ल्ड, वट वुड ही हैव गेन्ड अप फ्रॉम इट, वो क्यों पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था, उससे इसको क्या मिलता। सो let us explore. So Alexander wanted to rule the entire world because he was deeply ambitious and wanted to be remembered as the greatest ruler in history। बहुत ambitious था, वो चाहता था कि लोग उसे as a great ruler याद करें, सबसे अच्छा बढ़िया सबसे बड़ा। He believed it was destiny to conquer all land influenced by the idea of divining kingship। उसे लगा कि ये डेस्टिनी है उसकी कि उसे सारे लैंड को कवर करना है। ही वॉन्टेड टू स्प्रेड ग्रीक कल्चर, वो अपने जो ग्रीक कल्चर था उसे स्प्रेड करना चाहता था पूरी दुनिया में। ही मे हैव ऑल्सो विश टू यूनिफाई डिफरेंट रिलीजन एंड पीपल अंडर वन रूल, वो उसकी विश थी कि सारी जितनी भी दुनिया है, जितने भी लोग हैं, उन पे एक ही रूल चले, अलग अलग रीजन में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों पर एक ही रूल होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। क्रिएटिंग पीस थ्रू पावर, तो वो पावर के थ्रू हर जगह पीस लाना चाहता था। Alexander grew up hearing stories of heroic warriors like Achilles, which inspired his desire to be eternal fame and glory। तो वो अलग अलग वॉरियर्स की स्टोरी सुनता था, जिसे सुनकर उसके अंदर हमेशा आता था कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा। इफ़ Alexander has ruled the entire world, he would have gained immense power and control over people, resources and wealth। तो सब जगह में उसकी पावर आ जाती, कंट्रोल आ जाता, रिच लैंड पे एक्सेस हो जाता, फर्टाइल प्लेन्स, गोल्ड, स्पाइसेस, ट्रेड रूट्स, सब पे उसका जो है एक्सेस होता। मिलिट्री सुपेरियरिटी होती, मतलब सारी मिलिट्री जो उसी के पास सुपीरियर होता, विच वुड प्रिवेंट एनी राइवल अबाउट फ्रॉम थ्रेटनिंग हिज रूल, तो कोई भी उसके रूल को थ्रेटन नहीं कर पाता, डरा नहीं पाता। अ लास्टिंग लेगेसी एज अ वर्ल्ड कनक्यूर, तो दुनिया जीतने वाला इंसान उसे बोल सकते थे। एंश्योरिंग हिज नेम लिव्ड ऑन हिस्ट्री। द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस कल्चर्स, लॉज एंड गवर्नेंस अक्रॉस अ वास्ट एम्पायर, इतने बड़े एम्पायर पे वो अपना कल्चर, लॉ और गवर्नेंस चला सकता था। इवन दो ही डाइड यंग, अलेक्जेंडर ड्रीम्स हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट, क्रिएटिंग इंडो ग्रीक कॉन्टैक्ट एंड स्प्रेडिंग नॉलेज एंड कल्चर अक्रॉस कंटिनेंट्स। तो जल्दी ही मतलब वो डाई हो गए थे, मर गए थे, लेकिन उनका जो ड्रीम था उसने भी एक बहुत इम्पैक्ट छोड़ा और मोस्टली उसने बहुत सारे पार्ट को कवर भी कर लिया था। Now, when after the battle Alexander asked Porus how he wished to be treated, Porus answered like a king। Alexander then left Porus at the head of his kingdom at satraps। with the help of your teacher find more detail, तो आपको ज़्यादा डिटेल इसकी फाइंड आउट करनी थी। So the battle of Hydaspes took place in 326 BCE near the Hydaspes river, जिसे आज हम झेलम बोलते हैं, पंजाब पाकिस्तान में है ये। It was fought between Alexander the Great of Macedonia and King Porus of India। Porus has a strong army with war elephants, which the Greek had never faced before। तो उन्होंने पहले ऐसी आर्मी नहीं देखी थी एलिफेंट्स के साथ वाली। Despite the fierce resistance and bravery shown by Porus, Alexander defeated him using tactical brilliance by crossing the river secretly at night and launching a surprise attack। तो पोरस जो है बहुत अच्छे से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अलेक्जेंडर ने उसने अपना दिमाग यूज़ करके या जो भी है, क्योंकि उसने रात में सीक्रेटली नाइट में जो है रिवर को क्रॉस किया और एकदम से अटैक किया किसके पास, उस पोरस पर, उसे हरा दिया। इम्प्रेस्ड बाय पोरस करेज एंड डिग्निटी, और पोरस की इतने हिम्मत और डिग्निटी से वो सरप्राइज हो गए, इम्प्रेस हुए। अलेक्जेंडर पूछते हैं उससे हाउ ही वांटेड टू बी ट्रीटेड, तो पोरस रिप्लाई करते हैं लाइक अ किंग शुड बी, जिस तरह से एक
किंग के साथ जो है ट्रीट करना चाहिए वैसे ही मुझे ट्रीट करो। अलेक्जेंडर एडमायरिंग हिज ओनर नॉट ओनली spared Porus but restored his kingdom and made him satrap गवर्नर अंडर हिज एम्पायर। तो उनके इस ओनर की मतलब इतना रिस्पेक्टफुल वो खुद को मान रहे थे, एज अ किंग वो बोल रहे थे कि ट्रीट करो, मुझे ऐसे वैसे ट्रीट नहीं करना है। तो उनकी इस ओनर के लिए उन्होंने उसको जो है अपना गवर्नर बना दिया और उनके किंगडम को उन्हें वापस दे दिया कि आप जैसे चाहे इस पर राज कर सकते हैं। दिस बैटल शोड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन टू पावरफुल लीडर। यहाँ पर दो पावरफुल रीडर के बीच में एक रिस्पेक्ट शो की गई है एंड इट ओपन अप कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द ग्रीक्स एंड इंडियंस। और यहाँ पर कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिला ग्रीक्स एंड इंडियन के बीच में। उसके बाद में यहाँ बोला था कि आप प्ले कर सकते हैं यहाँ पर, तो जो है बैटलफील्ड में हुआ 326 जो नरेटर है वो बताएगा कहाँ पर हुआ था और किस किस के बीच में हुआ। सो अलेक्जेंडर अपने उनको बोलते कि हमें जो है रात में इसको क्रॉस करना पड़ेगा और सरप्राइज से अटैक करना पड़ेगा। तो सब बोलते हैं येस माय लॉर्ड, द एलिफेंट मे बी फियर्स बट अवर टैक्टिक वेर परवेर। तो वो सब एक साथ जाते हैं। इंडियन सोल्जर जो है किंग ऑफ पोरस जो हैं, वी आर सराउंडेड बट वी विल नॉट गिव अप। पोरस खड़े होते हैं अपने ग्राउंड पर, स्टैंड अवर ग्राउंड, वी फाइट नॉट जस्ट फॉर लैंड बट फॉर ऑनर। हम सिर्फ अपने लैंड के लिए नहीं, अपनी ओनर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। सो नरेटर जो है वो बहुत लंबे टाइम तक चली और पोरस को चोट वगैरह लग गई, वोंडेड हो गए और उन्हें पकड़ लिया गया। अलेक्जेंडर जो है यू फोर्ट विद करेज पोरस, टेल मी हाउ यू विल लाइक टू बी ट्रीटेड। तो अलेक्जेंडर जब उन्हें पकड़ा तो उन्हें बोलते हैं कि तुमने बहुत वीरता से, बहुत बहादुरी से लड़ाई की, बताओ मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूँ। सो पोरस जो बोलता है लाइक अ किंग, जैसे किंग को ट्रीट किया जाता है। अलेक्जेंडर देन लाइक अ किंग यू शैल बी, यू विल रूल योर लैंड एंड सेटरप्स अंडर माई एम्पायर। तो ठीक है, अगर तुम किंग हो तो तुम किंग की तरह रहो, अपने लैंड पे रूल करो, लेकिन मेरे गवर्नर बन के, यानी कि राज मेरा ही है लेकिन राजा तुम हो और एज अ गवर्नर वहाँ पर काम करोगे। और इस तरह से रिस्पेक्ट एंड ब्रेवरी जो है ब्रिज कल्चर को आपस में जोड़ा, लेगेसी बनी, बैटल लिव्ड ऑन द 4th सेंचुरी। बहुत सेंचुरी तक इसे जो है जाना जाने लगा, आज भी इसे जानते हैं मिला। सो बैक इन पर्शिया अलेक्जेंडर फेस्ड रेबेलियंस एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। अब वो हर जगह घूम रहा था, तो पेरिस में जो हो रहा, पर्सिया में जो हो रहा था, उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह उनका हो गया। लोग जो है बोलने लगे कि हमें ये नहीं चाहिए, मतलब पॉलिटिकल भी चलता रहता, सब कुछ बनना होता कि मैं राजा बनूँ, मैं राजा बनूँ। आफ्टर ही फेल इल, वो बीमार हो गए एंड डाइड इन बेबीलोन एट द एज ऑफ 32। और 32 में वो लगभग मर गए थे, मतलब डाइड हो गए थे एट द एज ऑफ 32। ही इमेंस एम्पायर वो सून डिवाइडेड इनटू between his journals and the satraps who created their own kingdom। अब उन्होंने इतना बड़ा राज्य बनाया था तो उन्होंने हर जगह पे सैत्रप्स छोड़ रखे थे या जर्नल छोड़ रखे थे, तो उन सब ने उन जगह को अपना अपना राज्य बना लिया। ठीक है, सब ने अपने अपने किंगडम वहाँ बना दिए। नाउ ईगर टू रीच टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड अलेक्जेंडर पोस्ट ऑन फर्दर ईस्ट एंड बोट हिज कैंपेन टू इंडिया कंपेनियन। तो अब देखो ये वाला बाद में है, पहले ये होता है। सो वो क्या हो गए, अब वो चाहते थे कि मैं पूरे वर्ल्ड को जो है जीत लूँ, तो वो इंडिया की तरफ आए। डिफीटेड पोरस इन पंजाब एंड एनकाउंटरिंग fierce resistance from local tribes and rulers masqueraded the population of several cities। अब वो क्या हो गए, इंडिया की तरफ आए तो पंजाब में उन्हें पोरस मिले, जिसकी वजह से जो है उनके साथ लड़ाई भी हुई और पोरस जो हैं हार गए थे वहाँ पर। तभी उन्होंने पूछा कि तुम कैसे चाहते हो मैं तुम्हें ट्रीट करूँ, तो उन्हें बोला लाइक अ किंग, एक राजा की तरह ट्रीट करो। देन उसके बाद उन्हें जो है लोकल ट्राइब्स भी मिले, रूलर्स भी मिले और उन सब के बीच में हमेशा युद्ध हुआ। तो बहुत ज़्यादा जो वहाँ पे खून खराबा हो गया था, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी बहुत सारी सिटीज़ में। ग्रीक रिकॉर्ड मेंशन दैट इन फ्यू बैटल्स वुमेन फोर्ट साइड बाय साइड विद देयर मैन। तो कई रिकॉर्ड्स में ये भी मिलता है कि वहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ आदमी लड़ाई कर रहे थे, बल्कि वहाँ पे जो औरतें थी, वुमेन्स थी, वो भी आदमियों के साथ में मिलकर उनके साथ लड़ाई कर रही थी। अलेक्जेंडर हिमसेल्फ वो सीरियसली वोंडेड इन अ बैटल। अलेक्जेंडर को खुद को वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, टायर्ड एंड होम सिक। अब वो बहुत थक गया था और उसे वापस घर जाना था। हिज सोल्जर लॉस द विल टू फाइट। अब उनके सोल्जर में भी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं थी एंड रिफ्यूज टू मूव डीपर इन टू इंडिया। और वो और ज़्यादा इंडिया में अंदर नहीं जाना चाहते थे। टुवार्ड्स द गंगा रिवर के पास ही वो रह गए थे। अलेक्जेंडर एंड अ पार्ट ऑफ हिज आर्मी रिट्रीटेड टू पर्शिया। वो वापस जो है पर्शिया के लिए चल गए, बट थ्रू द कोस्टल रूट इन द साउथ एंड ईरान हाराज डेजर्ट रीजन। अब क्या वो कोस्टल एरिया से जा रहे थे साउथ की, और उसके बाद ईरान आए जिसका डेजर्ट बहुत ही मतलब हार्श है, मतलब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा एक तरह से आप ये बोल सकते हो। रिजल्टिंग इन हैवी लॉसेस ऑफ हिज ट्रूप आउट ऑफ थ्रस्ट, हंगर एंड डिजीज। अब इतना सारी चीज़ें वो मतलब इतने टाइम से युद्ध कर रहे थे, अब उनका लगभग सब कुछ ख़त्म हो गया। तो जब वो वापस जा रहे थे उन्हें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा,
ईरान का जो हार्श डेजर्ट था वो भी बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हुआ, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी आर्मी हंगर की वजह से, भूख की वजह से, प्यास की वजह से और बहुत सारी बीमारियों की वजह से वो उनकी आर्मी क्या हो गई, वहीं पर ट्रूप पूरी की पूरी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी बहुत ही बची थी। ठीक है, उसी के बाद ये वाला आया, तो जब वो पर्शिया पहुँचे तो रेबिलियन वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था वहाँ पर, वो बीमार हो गए और 32 की एज में वो मर गए थे। तो उनका जो एम्पायर था वो छोटे छोटे पार्ट्स में फिर डिवाइड हो गया, सारे जनरल जो शत्रप्स उन्होंने बनाए थे उन्होंने उसे ले लिया। Alexander dialogue with the gymnosophist. Alexander heard of a group of Indian sages whom the Greek called gymnosophist और naked philosopher. तो उन्हें नेकेड फिलोसफर बोलते थे, प्रोबेबली बिकॉज दे वोर वेरी लिटल क्लोथिंग, क्योंकि वो बहुत कम कपड़े पहनते थे। हु वर री ऑन फॉर देयर विजडम, क्योंकि और उन्हें जाना जाता था उनके विजडम के लिए। सो अलेक्जेंडर चैलेंज देम विद ट्रिकी क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ रिडल्स। तो अलेक्जेंडर ने उन्हें बुलाया और बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस दिए रिडल की फॉर्म में, और साथ में वॉर्न भी किया दैट ही वुड पुट दोज हु गेव रॉन्ग आंसर टू डेथ, और जो भी गलत आंसर देगा वो उन्हें मार देंगे। हाउएवर द गाइनोसोपिस्ट वॉज रिस्पॉन्डेड टू हिज क्वेश्चंस कामली एंड इंटेलिजेंटली, लेकिन जितने भी वो लोग थे उन्होंने बहुत आराम से और इंटेलिजेंटली हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया। अलेक्जेंडर वॉज इम्प्रेस्ड, वो बहुत इम्प्रेस हुआ, एंड इन द एंड स्प्रेड देम ऑल, स्पेयर्ड, उन सबको माफ़ कर दिया। ओवर द सेंचुरीज डिफरेंट वर्जन ऑफ हिज स्टोरीज दिस स्टोरी हैव बीन टोल्ड, बहुत टाइम से अलग अलग तरीके से स्टोरी को सुनाया जाता है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एनकाउंटर्स इन हिस्ट्री, जिसे जो वो बोलते कि बहुत ही फैसिनेटिंग एनकाउंटर था एक दूसरे के बीच में हिस्ट्री में। अकॉर्डिंग टू वन अकाउंट एलेक्जेंडर आस्क्ड विच इज़ द स्ट्रोंगर, लाइफ और डेथ, तो उन्होंने पूछा कि कौन स्ट्रोंगर है, लाइफ या डेथ। तो एक सेज रिप्लाई करता है लाइफ, बिकॉज इट एंड्योर वाइल डेथ डज नोट, क्योंकि ये सहन करती है, लाइफ तो नहीं, मतलब जो लाइफ है वो ज़्यादा जो है स्ट्रोंगर है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को क्या करती है, सहन करती है, एंड्योर करती है, लेकिन डेथ नहीं करती है। एलेक्जेंडर देन आस्क्ड हाउ कैन ए मैन बी मोस्ट लव्ड, किस टाइम जो है एक मैन जो है सबसे ज़्यादा लव्ड फील करता है। सो वो रिप्लाई करते हैं इफ़ ही इज़ मोस्ट पावरफुल एंड येट डज नॉट इंस्पायर फियर, केम द रिप्लाई परहैप्स एज अ हिंट ऑफ माइटी रूलर, कि अगर इफ़ ही इज़ द मोस्ट पावरफुल, बहुत पावरफुल है, येट डज नॉट इंस्पायर फियर, लेकिन फिर भी उसे जो है डर नहीं लग रहा है। सो डेट मीन्स वो क्या है, सबसे ज़्यादा लव्ड है। अगर लव्ड नहीं है तो मतलब उसे हमेशा डर लगेगा कहीं ये ना मार दे, वो ना मार दे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। लेकिन अगर सब लोग उसे प्यार करते तो उसे डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या है, जो माइटी रूलर आप उसे बोल सकते हो। Historians view such exchanges as a meeting of two great tradition, ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफीज। तो यहाँ पर एक एक्सचेंज माना गया दो ग्रेट ट्रेडिशंस का, ग्रीक का और इंडियन फिलोसफीज का। यहाँ पर एक ग्रीक कॉइन है, प्रोबेबली शोइंग एलेक्जेंडर ऑन हॉर्सबैक पे जो एलेक्जेंडर होगा, अटैकिंग पोरस ऑन हिज एलिफेंट, जो है पोरस को अटैक कर रहा है उसके एलिफेंट पे। द माइटी मौर्य, अब आता है, अब देखो ग्रीक आ गए, धनानंद के बाद मौर्य था जो सबसे बड़ा एम्पायर था इंडिया का, क्योंकि अलेक्जेंडर वापस चला गया था, वो मतलब जीत नहीं पाया था एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी हार गया था, उसे भी वापस घर जाना था, और उसके जो लोग थे, उसकी जो आर्मी थी वो भी बहुत थक गए थे, तो उन सबको घर जाना था, तो इसलिए वो आगे इंडिया में नहीं आए, वो पोरस तक ही रहे थे। तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वहाँ पे वो जाके मर गया था। उसके बाद आता है माइटी मौर्य, जो सबसे बड़ा एम्पायर बोला जाता है इंडिया का। आफ्टर दैट ब्रीफ सोजरन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट लेट अस रिटर्न टू मगध। अब हमने नॉर्थ वेस्ट का देख लिया, वापस से मगध की तरफ आते हैं। वेयर वी विटनेस द डिक्लाइन ऑफ द नंदा एम्पायर। अब क्या हो गया, नंदा एम्पायर को सबने डिक्लाइन कर दिया कि हमें वो नहीं चाहिए। देन अराउंड 321 BCE, जस्ट अ फ्यू ईयर लेटर आफ्टर अलेक्जेंडर लेफ्ट इंडिया विद हिज आर्मी। सो 321 BCE, उसके कुछ टाइम बाद ही जब अलेक्जेंडर जो है इंडिया को छोड़कर चला गया था अपनी आर्मी को लेकर, एक न्यू डायनेस्टी एंड न्यू एम्पायर एमर्ज्ड, एक नई डायनेस्टी और नया एम्पायर आया, द मौर्य एम्पायर, फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। इट क्विकली अब्जॉर्ब द नंदा एम्पायर्स टेरिटरीज एंड वेंट ऑन एक्सपेंडिंग बियॉन्ड। उन्होंने क्या किया, जो नंदा एम्पायर था उसको ले लिया, पूरा का पूरा उस पर अपना रूल कर लिया, उसको आगे बढ़ाने लगे। एज पर मैनी अकाउंट्स चंद्रगुप्त मैनेज्ड दिस फीट विद द हेल्प ऑफ एन एबल मेंटर नेम्ड कौटिल्य। अब चंद्रगुप्त ने ये क्या किया, बहुत सारे अकाउंट्स में ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने अकेले ये नहीं किया, उनके एक बहुत ही अच्छे मेंटर थे जिनका नाम था कौटिल्य। ठीक है,
उनकी हेल्प से उन्होंने ये सब किया। अब कौटिल्य क्या थे, हु यूज्ड हिज नॉलेज, उनकी बहुत नॉलेज थी पॉलिटिक्स को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, इकोनॉमी को, टू क्रिएट एन एम्पायर दैट रिमेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन इंडियन हिस्ट्री। तो उनकी इन चीज़ों में बहुत अच्छी पकड़ थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। इसी नॉलेज का यूज़ करके चंद्रगुप्त मौर्य क्या बने थे, एक बहुत अच्छा उन्होंने अपना एम्पायर बनाया था। नाउ द कौटिल्य, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौटिल्य समटाइम रेफर टू बी चाणक्य और विष्णुगुप्त, अलग अलग नाम से इन्हें बोला जाता है, वॉज अ टीचर एट द वर्ल्ड रिनोड तक्षशिला। वो तक्षशिला में जो मॉडर्न डे तक्षशिला भी बोलते हैं उसे, यूनिवर्सिटी है वो, वहाँ पे जो है दुनिया में जाने जाने वाले सबसे ज़्यादा मतलब एक टीचर की तरह उन्होंने काम किया था, जिन्हें चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र करके इनकी बुक भी है। हिज लेजेंडरी टेल्स बिगेन इन द कोर्ट ऑफ धनानंद। अब ये जो अपनी कहानियाँ सुनाते थे वो धनानंद के कोर्ट में शुरू हुई थी। हु एज वी सो हैड बिकम हाईली अनपॉपुलर। लेकिन जिनको जो है ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं दिया गया, उनको अनपॉपुलर कर दिया गया, यानी कि उनकी इतनी बातें नहीं मानी गई वहाँ पर। सो ये पूरा नंदा एम्पायर यहाँ पर दिखा दिया। ये वाला पूरा क्या है, नंदा एम्पायर है, ठीक है, जो धनानंद के टाइम पे था। और ये उसके बाद में है मौर्य एम्पायर। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा ये एम्पायर है। ऑब्जर्विंग दिस, अब ऑब्जर्व जब कौटिल्य ने ये देखा, कौटिल्य ने जो एडवाइज किया धनानंद को टू चेंज हिज वेज और विटनेस द कोलैप्स ऑफ हिज एम्पायर। तो जब कौटिल्य ने देखा कि किस तरह से धनानंद राज्य करता है, किस तरह से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसने बोला कि अपने तरीके बदल लो, अदरवाइज तुम्हारा एम्पायर पूरा ख़त्म हो जाएगा। एंगर्ड, लेकिन धनानंद क्या हो गया, इसमें बहुत गुस्सा हो गया एंड इंसल्टेड कौटिल्य, कौटिल्य को इंसल्ट की, बहुत उनकी बेइज्जती की, एंड थ्रू हिम आउट ऑफ हिज कोर्ट, और अपने कोर्ट से बाहर फिकवा दिया। दिस लेड टू कौटिल्यस वो टू एंड द एविल नंदा रूल। यहाँ पर कौटिल्य ने कसम खाई कि मैं जो है ये जो नंदा का जो इतना गलत या ख़राब एम्पायर है उसको ख़त्म कर दूंगा। देन इसके बाद में उन्होंने ढूंढा किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। द राइज ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट द ओरिजन एंड एडवेंचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो बहुत सारे ओरिजन्स हैं, एडवेंचर्स हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के बारे में, बट देयर कॉमन थीम इज दैट ही ओवरथ्रू द नंदा एंड टुक कंट्रोल ऑफ मगधा टू एस्टेब्लिश हिज रूल। लेकिन जो सबसे कॉमन है वो ये है कि उन्होंने नंदा को वहाँ से फेंक दिया था और अपना कंट्रोल जो है मगधा पे बना लिया था, विद पाटलिपुत्र एज हिज कैपिटल। और अपनी कैपिटल किसे बनाया था, पाटलिपुत्र को। डू यू रिमेंबर दैट मगधा हैज़ मैनी एडवांटेज बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफी एज एन एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक सिस्टम एंड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड। तो अभी हमने पढ़ा था कि मगधा में बहुत सारे एडवांटेज थे, ज्योग्राफी ऐसी थी उसकी, जो है किसके पास था, गंगा के पास था, तो बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छी थी, एडवांटेज थी। These combined with the advice of master strategist Kautilya helped Chandragupta Maurya gradually expand his empire. अब इसकी वजह से ये सारी चीज़ें तो हैं, साथ में उनके पास एक बहुत ही अच्छा एडवाइज़र था जो हर एक चीज़ को साथ में स्टडी करता था, स्ट्रेटजीज होती थी उनकी, जिसे हम बोलते हैं कौटिल्य, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। ही डिफीटेड द ग्रिप स्ट्रैप्स लेफ्ट बिहाइंड बाय अलेक्जेंडर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड इंटीग्रेटेड द रीजन इनटू एन एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन टू द डेक्कन प्लेटू। अब जो ग्रीक जो अलेक्जेंडर था, उन्होंने अपने कुछ सेट्रैप्स वहाँ छोड़े थे अपने जो मतलब उसके लिए कि तुम लोग यहाँ पे राज्य करोगे, मैं वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने जो है कुछ लोगों को वहाँ छोड़ा था, तो उन्हें हरा कर, चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हरा कर क्या किया था, अपने पूरे राज्य को मतलब एम्पायर को नॉर्थ वेस्ट में पूरा जो है कवर कर लिया था, देख लिया था। और साथ में ही उन्होंने अपने जो एम्पायर था उसको नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन से लेकर डेक्कन प्लेटू तक, जो हमने अभी देखा, इतना फैला लिया था। आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द ग्रीक, अब उन्होंने ग्रीक को भी डिफीट कर दिया, हरा दिया। ही मेंटेन अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद देम एंड होस्टेड इन हिज कोर्ट अ ग्रीक हिस्टोरियन एंड डिप्लोमेट मैक्सथनीस। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप उनके लिए रखा और अपने ही कोर्ट में ग्रीक हिस्टोरियन थे, डिप्लोमेट थे, जिन्होंने इन्होंने रखा, उसका नाम था मैक्सथनीस, हु रोट अबाउट हिज ट्रैवल इन इंडिया, जिन्होंने जो है अपनी बुक इंडिया के बारे में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो मैक्सथनीस ने जो बुक लिखी उसमें उन्होंने अपने ट्रैवल के बारे में लिखा, जो उन्होंने इंडिया में की या जो भी चीज़ें थी उन्होंने देखी, वो सब बताए। द फर्स्ट सच रिटर्न अकाउंट अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट एक्सेप्ट फॉर सम एक्सट्रैक्ट कोटेड बाय लेटर ग्रीक स्कॉलर्स। अब ये जो रिटर्न्स थे, जो पहली बुक इंडिका लिखी गई थी, वो तो कहीं ना कहीं गुम हो गई, वो नहीं मिली, लेकिन उनसे रिलेटेड जो ग्रीक स्कॉलर ने बाद में जो चीज़ें उन्हें पता चली, वो सब
धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगी। आज हम करेंगे यहाँ पर इतना ही। उसके बाद कौटिल्य के कॉन्सेप्ट क्या है एज अ किंगडम, किस तरह से राज्य करना चाहिए, किस तरह से किन चीज़ों को हमें मतलब ट्रेड करना चाहिए, जो भी करना चाहिए, किस तरह से उन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य को इतना बढ़ाने में हेल्प की, वो सब हम पढ़ेंगे कल। इट्स ऑल फॉर टुडे। और अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।